हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश चिड़िमार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरे के पूरे इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोस जो भी हमारे बीओएस पोर्टल पे है। वो सारे के सारे इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोस कंपाइल करके मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं ताकि आप 30 मार्क्स से 30 मार्क अच्छे से स्कोर कर पाएं। इसका एक फ्री पीडीएफ है, पूरा कंपाइल्ड वीडियो जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा पीडीएफ पूरा, जिससे मैं आपको करवाने वाला हूं। वो पूरा फ्री पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो एकदम क्विक होगा ताकि आप इसको एग्जाम डेज में भी देख पाएं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे केस सिनेरियो को पढ़े बिना ही आप क्वेश्चन और ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर सकते हैं बिना केस सिनेरियो को पढ़े। जैसे कि मैंने आपको पिछले लास्ट वाले जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था पूरे के पूरे आईसीआई मॉड्यूल में जितने भी केस सिनेरियोज हैं उनको कंपाइल करते हुए, उसी सेम तरीके से हम इस वीडियो को भी करने वाले हैं ताकि आप इसको एग्जाम डेज में भी वापस से देख पाए, आपको खुद से वो केस सिनेरियो करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, यस सर। तो आप पहले वो आईसीआई मॉड्यूल वाले केस सिनेरियोज भी देख लीजिएगा, उसके बाद ये बीओएस पोर्टल वाले केस सिनेरियो देखेगा। एंड अगर आपको चाहिए कि जो एमसीक्यूज है बीओएस पोर्टल पे, अगर उसको भी कंपाइल करके आपको एक उसका पूरा वीडियो चाहिए एंड उसका एक पीडीएफ चाहिए, तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा नीचे कमेंट में। अगर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे तो मैं वो एमसीक्यूज भी आपके लिए लेके आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए सर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं कि मैंने 100% सीए फाइनल ऑडिट का सिलेबस जो है यूट्यूब पे डाल दिया है। आई हैव बिकम द ओनली फैकल्टी टू डू दैट जो अभी तक सीए फाइनल पूरा ऑडिट का सिलेबस डाला हो। एंड जो भी मेरे नोट्स है वो एकदम फ्रीली अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे। दूसरा, अगर आपको बेटर स्पेसिंग चाहिए, बेटर फॉर्मेटिंग चाहिए या फिर इंडेक्सिंग के साथ मेरे पूरे नोट्स चाहिए, तो मैंने एक बुक बना दी उसके लिए 150 पेजेस, सिर्फ 150 पेजेस की पूरे सीए फाइनल ऑडिट के लिए फॉर जस्ट 399 रुपीज जो आपको मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ मैंने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। पूरा अपना जो भी एक्सपीरियंस था उसको निचोड़ के, जो भी मुझे पता चला ऑडिट के बारे में, जो भी अपकमिंग पैटर्न्स आने वाले, सारी चीजों को निचोड़ के मैंने आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर्स भी बनाए, जो है फॉर 3 मॉक टेस्ट पेपर्स आपको देने पड़ेंगे मात्र 1199 रुपीज। तो आपको ये दोनों चीजें, बुक और टेस्ट सीरीज, मेरे नीचे वेबसाइट से मिल जाएंगी जिसका नाम है ankushchidmarclasses.com। ये आपको उसके लिंक नीचे पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। चलिए सर शुरू करते हैं हमारे इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो के साथ बीओएस पोर्टल के। ये है उसकी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलने वाली है और जिससे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहली बात मैं आपको वापस से बता देता हूं, जैसे मैंने आईसीआई मॉड्यूल वाले वीडियो में बताया कि मैंने क्या किया है ना, मैंने एक बार केस सिनेरियो आपके लिए पूरा पढ़ लिया है। उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमें केस सिनेरियो में से आइडेंटिफाई करके फिर उसके बाद उसका आंसर देना था, वो मैंने आपके लिए यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। आप चाहे तो ये पीडीएफ लेके, ये पीडीएफ में आपको जो मैं पीडीएफ दूंगा उसमें आपको ये अंडरलाइन चीजें, ये टिक्ड चीजें नहीं दिखेंगी, ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करें एक बार, ताकि आप खुद से एक बार केस सिनेरियो पढ़ के खुद से एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके फिर खुद से टिक करके देखें। मतलब इवैल्यूएशन के लिए बेसिकली, अगर मैं पहले से टिक करके दे दूंगा तो आप इवैल्यूएट कैसे कर पाएंगे खुद को। तो इसलिए मैंने आपको टिक्ड वाली चीजें, टिक्ड वाली पीडीएफ फाइल नहीं दी है, जो बिना टिक्ड वाली पीडीएफ फाइल है वो मैंने अपलोड कर दी है। तो आप चाहे तो इसके साथ साथ ही उसी पीडीएफ फाइल का प्रिंट लेके, या फिर जैसे भी आपको मोबाइल में हाईलाइट करना हो या फिर लैपटॉप पे हाईलाइट करना हो वैसा आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया है ना, जिस भी क्वेश्चन के लिए जो पर्टिकुलर केस सिनेरियो का पार्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन 1 के लिए कुछ हाईलाइटेड नहीं है। इसका मतलब क्या, क्वेश्चन नंबर 1 आप डायरेक्टली सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के और ऑप्शंस पढ़ के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको केस सिनेरियो पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ पे जो मैंने स्टार मार्क किया है ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया है। ये मेरे रेफरेंस के लिए क्या, इन द सेंस कि जब मैं ये क्वेश्चन आपको बताऊंगा तब इसके साथ साथ मुझे आपको चारों ऑप्शंस बताने हैं और फिर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है। ठीक है, यस सर। तो आपको इतना सा इंस्ट्रक्शंस आई होप अब क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट केस सिनेरियो के साथ, जो कि आपका बीओएस पोर्टल पे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के लिए हमें देखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 1 हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बोला गया है इन द व्यू ऑफ अबव केस सिनेरियो, ठीक है जाने दो, विच अकॉर्डिंग टू योर करेक्ट स्टेटमेंट। बेसिकली करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी वो हमें बतानी है। सबसे पहला, ओनली द एरर्स कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। क्या हमने कभी ऐसा पढ़ा है कि भाई सिर्फ एरर्स ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑडिट में? ये फ्रॉड और एरर से अगर आपको क्लिक हो रहा हो थोड़ा सा कि सिर्फ हम एरर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑडिट में, या फिर ओनली द स्टैट्यूटरी कंप्लायंस कैन बी एक्सपेक्टेड आउट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्या हम स्टैट्यूटरी ऑडिट में स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, सिर्फ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस चेक करते हैं? नहीं सर। The management is of the view that all the frauds and errors must be identified with the statutory audit। अगर आपको याद आ रहा हो ऐसे 240 उसमें हमने बोला था कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, फ्रॉड और एरर्स को आइडेंटिफाई करने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। स्टैट्यूटरी ऑडिट से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सारे के फ्रॉड और एरर्स हमको मिल जाए। तो ये समझ रहे होंगे आप, ये तीनों
जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या है? द ऑडिटर कंटेंट्स दैट लास्ट ईयर इन्वेंट्री लेवल्स इन कोची वाज नॉट इन द सैम्पलिंग मटेरियलिटी लेवल। मतलब ये बोल रहा है कि थोड़ा केस स्टडी से आप थोड़ा सा, मतलब बेसिकली इसमें आपको थोड़ा सा अजम्पशन लेना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि भाई इन्वेंट्री लेवल जो लास्ट ईयर के थे ना, वो हमारे सैम्पलिंग मटेरियलिटी लेवल के नीचे थे, इन द सेंस कि भाई वो हमारे लिए मटेरियल नहीं थे, एंड देयरफॉर द इशू वाज नॉट आइडेंटिफाई, इसलिए हम वो इशू आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। मतलब बेसिकली जो हमारे लिए मटेरियल नहीं है उसको हम अच्छे से चेक नहीं करते, इसलिए हम कुछ इशू हुआ होगा वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। दिस इज द पार्ट ऑफ ऑडिटर्स, और ये हमारे ऑडिटर्स का पार्ट है। ठीक है, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि भाई इन्वेंट्री हमारा मटीरियल नहीं था लास्ट ईयर, इसलिए हम उसमें इश्यूज आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि भाई हमने उसको मटेरियल माना ही नहीं था, तो ये हमारा ऑडिट रिस्क है। ठीक है, ऑडिट रिस्क इज रिलेटेड टू मटेरियलिटी, ये मैंने आपको बताया हुआ है अच्छे से अपने रिस्क असेसमेंट वाले टॉपिक में। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पढ़ लेते हैं। आफ्टर द विजिट द ऑडिटर कंक्लूडेड दैट द वेयरहाउस कीपर वाज इशूइंग स्टॉक्स विद इनवॉइसेस। मतलब वेयरहाउस कीपर ही, जो वेयरहाउस को कीप करता है ना, मतलब जो वेयरहाउस का सेफगार्ड करता है, जो रखवाला होता है, वही स्टॉक को इशू करता है विद इनवॉइसेस। ठीक है, लेकिन जैसे ही सेल्स रिटर्न आते हैं ना, तो क्रेडिट नोट्स तो कस्टमर्स को मिल जाते हैं, एंड एंट्री भी वही मारता है स्टॉक रजिस्टर में ऑफ गुड्स रिसीव्ड ऑन सेल रिटर्न, बट फिजिकली द गुड्स वर नेवर रिटर्न। इसका मतलब क्या? जो वेयरहाउस कीपर है वही स्टॉक को इश्यू कर रहा है, वही इनवॉइसेस भी बना रहा है। जब गुड्स रिटर्न आ रहे हैं तो वही गुड्स को रिटर्न, मतलब वो पास कर देता है कि हाँ भाई गुड्स रिटर्न हो गए, लेकिन गुड्स एक्चुअल में रिसीव ही नहीं हुए। इसका मतलब क्या? कि भाई वो फेक एंट्रीज पास कर रहा है। ठीक है, वो खुद ही स्टॉक को मैनेज कर रहा है और खुद ही एंट्रीज भी पास कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो इससे आपको समझ जाएंगे, इसमें थोड़ा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी वाला पार्ट आने वाला है, कि भाई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है ही नहीं। भाई खुद ही आप इशू कर रहे हो, खुद ही आप उसमें बुक्स में एंट्री भी कर रहे हो, खुद ही आप रिटर्न भी ले रहे हो और खुद ही एंट्री भी कर रहे हो, और फिर रिटर्न आ भी नहीं रहा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है विच कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क आर रिप्रेजेंटेड इन अफोरकास्टेड सिनेरियो। तो इसमें ऑडिट रिस्क की बात करिए और कंपोनेंट्स की बात करिए। तो कंपोनेंट्स हम ऑडिट रिस्क में हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे, एक था इनहेरेंट रिस्क, एक था कंट्रोल रिस्क और एक था डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, अब यहां पे इनहेरेंट रिस्क क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे बिजनेस का कोई इनहेरेंट रिस्क नहीं है। मतलब यहाँ पे जो बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, उसमें कोई रिस्क नहीं है कि भाई अरे बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क है, कोई टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस वाला कोई ऐसा कोई रिस्क है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कंट्रोल रिस्क की बात हो रही है सबसे पहले तो, कि हमने वेयरहाउस कीपर को ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देके रखी है। तो कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल ही नहीं है हमारे, कंट्रोल आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। एंड दूसरा, क्योंकि वेयरहाउस कीपर ही सब कुछ कर रहा है, तो हम अच्छे से डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वही सारी चीजें कर रहा है ना। तो वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो चाहे तो किसी में भी फ्रॉड कर सकता है, और हम अच्छे से उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे डिटेक्शन रिस्क है। यहाँ पे मैं आपको एक बार ऑप्शंस भी बता देता हूं। इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मैंने आपको बता दिया नहीं है, क्योंकि बिजनेस में कोई रिस्क होता है तो उसको हम इनहेरेंट रिस्क बोलते हैं। यहाँ पे बिजनेस, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारा नेचर ऑफ बिजनेस है, उसमें कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, यस सर। फिर है फ्रॉड रिस्क ड्यू टू नेचर एंड साइज ऑफ ऑपरेशंस एंड हाई लाइक्लीहुड ऑफ फ्रॉड ड्यू टू इट्स सिग्निफिकेंस। नहीं, यहाँ पे फ्रॉड रिस्क भी नहीं है। रिस्क ऑफ एरर, बिकॉज देयर वाज एरर इन द प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट ईयर। नहीं, रिस्क ऑफ एरर भी नहीं है यहाँ। क्योंकि नहीं है, क्यों नहीं है आप बोलोगे सर फ्रॉड रिस्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा वो जो बंदा है वेयरहाउस कीपर है वो फ्रॉड रिस्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क की बात हो रही है, जबकि कंपोनेंट्स हमारे पास सिर्फ 3 है, इनहेरेंट, कंट्रोल और डिटेक्शन। फ्रॉड रिस्क हमारा कोई कंपोनेंट नहीं है ऑडिट रिस्क का। ठीक है, तो ऐसे आपको फंसाएंगे, आपको लगेगा हाँ सर फ्रॉड रिस्क होगा ना, वेयरहाउस कीपर है, फ्रॉड कर सकता है वो, इसलिए फ्रॉड रिस्क होना चाहिए। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कंपोनेंट नहीं है ऑडिट रिस्क का। यहाँ पे हमें कंपोनेंट की बात हो रही है। तो कंट्रोल रिस्क होगा क्योंकि इनअप्रोप्रिएट डिजाइन एंड इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल्स का है। एंड डिटेक्शन रिस्क होगा क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ ऑडिटर नॉट आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड के लिए हमें क्या पढ़ना है? द फिजिकल वेरिफिकेशन टेक्स प्लेस एवरी 6 मंथ्स। जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन होता है वो 6 महीने में एक बार होता है। द वेयरहाउस कीपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन एंड सेंडिंग रिकॉर्ड्स बैक टू द हेड ऑफिस। मतलब वेयरहाउस कीपर ही खुद ही फिजिकल वेरिफिकेशन कर देता है और खुद ही रिकॉर्ड्स भेज देता है हेड ऑफिस के पास। बिकॉज ऑफ लो ऑपरेशंस इन पास्ट ईयर द वेयरहाउस कीपर हिमसेल्फ टेक्स केयर ऑफ इनवॉइसिंग एंड डिस्पैचिंग द गुड्स। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखा था यहाँ पे कि भाई खुद ही वेयरहाउस कीपर खुद ही डिस्पैच कर रहा है, खुद ही इनवॉइस बना रहा है। तो यहाँ पे भी इस एसओडी वाला पॉइंट आ जाता है कि भाई सब कुछ मतलब लो ऑपरेशन है, जिसकी वजह से आपने सारा काम वेयरहाउस कीपर को ही दे रखा है, तो वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो चाहे तो फ्रॉड भी कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या क्वेश्चन क्या है वो एक बार देख लेते हैं। Which internal control seems to have been compromised as root cause here? कौन सा इंटरनल कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज है सर? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ये तो हम कब से यही बात कर रहे हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है ही नहीं, सारा काम वेयरहाउस कीपर ही कर रहा है। ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसके लिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जिसके लिए हमें केस सिनेरियो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहे अब ये आपको कैसे पता चलेगा सर केस सिनेरियो पढ़ने की जरूरत है या नहीं है? तो आप क्या करो, जब भी आपके पास क्वेश्चन आए ना एग्जाम में, तो आप सबसे पहले ना ऑप्शंस पढ़ के देखो
ये क्वेश्चन पढ़ो और ऑप्शंस पढ़ के देखो। अब जैसे करेक्ट स्टेटमेंट वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको डायरेक्टली पढ़ने से ही समझ में आ जाएंगे, अच्छा इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है। देखो एडवाइजेबल है कि आप एक बार केस सिनेरियो पढ़ लो, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पहले तो आप सब कुछ ऐसे ऑप्शंस पढ़ के क्वेश्चंस पढ़ के टिक कर दो, फिर जो जो क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है ना कि इसमें मेरे को एक बार केस सिनेरियो पढ़ना पड़ सकता है, उसको एक बार अलग से हाईलाइट करके रख लो। फिर एग्जाम में जब आपको टाइम मिले कि हाँ आपको लगे अब मेरे पास टाइम है, अब मैं केस सिनेरियो पढ़ सकता हूं, फिर केस सिनेरियो पढ़ो। मेरे हिसाब से तो आपके लिए ये अप्रोच सही होना चाहिए। ठीक है सर, यस सर। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। टू एंश्योर दैट सच इंस्टेंसेस आर नॉट टेकिंग प्लेस इन अदर वेयरहाउसेस एज वेल, जो अभी ये इंस्टेंस हमने देखा ना वेयरहाउस कीपर वाला, वो अदर वेयरहाउसेस में ना हो ऐसा। द मैनेजमेंट वांट्स टू गेट एन ऑडिट डन, वो मैनेजमेंट चाहती है कि हम एक ऑडिट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट इज राइट इन अबव सिनेरियो, अब इसमें से कौन सा ऑडिट जो है वो सही रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑडिट की। देयर सीम्स टू बी लैप्स एट डिसीजन मेकिंग, क्या डिसीजन मेकिंग में कोई लैप्स है? नहीं सर, ये वेयरहाउस लेवल पे लैप्स है। अब ये सर मैनेजमेंट ऑडिट तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ऑपरेशनल ऑडिट तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, टैक्स ऑडिट तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, मतलब बचपन में पढ़ा था, अभी ये नए सिलेबस में नहीं है। तो एक तो ये एक तरीका हो गया एलिमिनेट करने का कि भाई अगर हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो ऑप्शन करेक्ट कैसे होगा, इसे वो वाला क्वेश्चन क्यों पूछेगी। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। एक ये तरीका हो गया कि आप ये जो इन्होंने पूरा आंसर लिखा है ना, इसको आप पढ़ो और फिर आइडेंटिफाई करो। जैसे मैनेजमेंट ऑडिट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे लैप्स एंड डिसीजन मेकिंग नहीं है। ठीक है, मतलब बड़े लोगों टॉप मैनेजमेंट में कोई लैप्स नहीं है, इसलिए हम मैनेजमेंट ऑडिट करना नहीं चाहिए। ऑपरेशनल ऑडिट है, देयर इज लैप्स इन जनरल वर्किंग ऑफ ऑपरेशंस, जो जनरल वर्किंग है ना ऑपरेशंस की, जैसे कंपनी चल रही है उस ऑपरेशन में अगर कुछ दिक्कत हो तो हम ऑपरेशनल ऑडिट करते हैं, नहीं वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स ऑडिट, एज द टैक्स ऑडिटर नीड्स टू वैल्यू द इन्वेंटरी एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट, टैक्स ऑडिट की जरूरत ही नहीं है यार, टैक्स ऑडिट में आप इनकम टैक्स थोड़ी आइडेंटिफाई करोगे। लास्ट बचता है हमारा इंटरनल ऑडिट, एज देयर सीम्स टू बी लैप्स इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड अदर सच लैप्सेस इन इंटरनल कंट्रोल्स कैन आल्सो बी आइडेंटिफाइड। ये बात होगी क्योंकि इसमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की बात हुई है और हमारा मेन जो इंटरनल कंट्रोल यहाँ पे रूट कॉज है वो है एसओडी, तो यहाँ पे इंटरनल ऑडिट लगेगा और ये इंटरनल ऑडिट हमारे सिलेबस में भी है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एस्पेक्ट सीम्स टू हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड हियर। अब ये एसओडी वाले की बात कर रहा है जो हमने पढ़ा था ना चैप्टर रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल, उसमें आपको ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज वाला एस्पेक्ट्स मिलेगा। उसमें अलग अलग हमको चीजें थी, ऑथराइजेशन था, एग्जीक्यूशन था, कस्टोडियन था, रिकॉर्ड कीपिंग था और एक पांचवा था। ठीक है, ऑथेंटिकेशन था। तो अब उसमें से कौन सा एस्पेक्ट यहां पे कॉम्प्रोमाइज हुआ ये पूछा है, मतलब आप देख रहे हो कितना घुस के उन्होंने आंसर क्वेश्चन पूछा है अपने लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे बात हो रही है ऑथराइजेशन, एग्जीक्यूशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। क्या हमने यहाँ पे ऑथराइजेशन की बात करी कि कोई ऑथराइज कर रहा है वहां पे दिक्कत है? नहीं, हमने यहाँ पे ऑथराइजेशन की तो बात नहीं करी है। यहाँ पे हमने एग्जीक्यूशन की बात करी, हाँ यहाँ पे हमने एग्जीक्यूशन की बात करी कि वेयरहाउस कीपर ही सब कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है। रिकॉर्ड कीपिंग, हाँ यहाँ पे वेयरहाउस कीपर ही सब कुछ रिकॉर्ड कीपिंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथराइजेशन की बात नहीं होगी, ऑथराइजेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ऑथराइजेशन की बात नहीं हो रही। एक और की बात हो रही है वो है कस्टोडियन, क्योंकि यहाँ पे वेयरहाउस कीपर ही सारे स्टॉक्स की कस्टडी रखता है। कस्टोडियन मतलब क्या? कस्टडी, जिसके पास फिजिकल कस्टडी होती है एसेट्स की। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा एग्जीक्यूशन, कस्टोडियन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है सर, यस सर। और यहां पे मैंने सारे आपके आंसर्स भी दे दिए हैं कि आप क्या करेंगे, बिना देखे एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जब भी आपको बाद में रिवाइज करना हो, और फिर आप देख लेंगे कि भाई क्या आंसर सही है। ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं केस सिनेरियो 2 की। केस सिनेरियो 2 में हमें केस सिनेरियो से सिर्फ ये पढ़ने की जरूरत है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो देखेंगे अपन। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ये बोल रहा है वाइल रिव्यूइंग वर्किंग पेपर्स ऑफ मिस्टर अभिनंदन, वर्किंग पेपर ऑफ मिस्टर अभिनंदन मतलब मिस्टर अभिनंदन कोई सीईओ होगा जिसका वर्किंग पेपर हम रिव्यू कर रहे हैं। कौन कर रहा है रिव्यू? EQCR आइडेंटिफाइड दैट द ऑडिट प्रोसीजर फॉलो टू टेस्ट फॉर अंडरस्टेटमेंट। मतलब जब हम वर्किंग पेपर रिव्यू कर रहे थे ना अभिनंदन का, हम एज एन EQCR, तब हमें ऐसा मिला कि जो उन्होंने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए किसके लिए? टू टेस्ट फॉर अंडरस्टेटमेंट इन एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स पेबल रीफाइनेंस्ड। मतलब जो अकाउंट्स पेबल का रीफाइनेंस हुआ उसका एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन को टेस्ट करने के लिए, उसके अंडरस्टेटमेंट को टेस्ट करने के लिए जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए गए इज नॉट रेलेवेंट, वो रेलेवेंट ही नहीं थे। However, लेकिन मिस्टर अभिनंदन did not understand the comments provided by his EQCR ने जो not relevant बोला ना, वो कमेंट मिस्टर अभिनंदन को समझ में ही नहीं आया कि भाई not relevant मतलब क्या होता है, ये तो बता दो हमें। Kindly guide Mr. Abhinandan with respect to relevance of audit procedure by selecting the appropriate action from below। अब बताओ हमें कि relevance का मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे आपको रेलेवेंस की डेफिनेशन बतानी है, कौन सी सही डेफिनेशन है रेलेवेंस की। तो यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है रेलेवेंस डील विद लॉजिकल कनेक्शन विद और बियरिंग अपॉन द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। मतलब रेलेवेंस रिलेटेड होता है आपके पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर से, कि जिस ऑडिट प्रोसीजर का मेरा जो पर्पस है उस पर्पस के लिए वो ऑडिट एविडेंस काम आ सकता है कि नहीं आ सकता, लॉजिकल है काम आने के। जैसे मैं सपोज है ना चेक कर रहा हूँ एग्जिस्टेंस,
एग्जिस्टेंस चेक कर रहा हूं मैं बैंक बैलेंस का, और मैंने डायरेक्टली अब मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं बैलेंस कंफर्मेशन भेजूंगा मेरे पार्टीज को। तो अब वो जो बैलेंस कंफर्मेशन आएंगे, इससे एग्जिस्टेंस मेरा जो असर्शन है वो टेस्ट होगा कि नहीं होगा, होगा। इसलिए वो एविडेंस जो है वो एग्जिस्टेंस असर्शन के लिए रेलेवेंट हुआ। तो इसलिए वही बात हो रही है यहां पे कि रेलेवेंस का मतलब होता है जो लॉजिकल कनेक्शन रखता है आपके पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर से, एंड वेयर एप्रोप्रिएट द असर्शन अंडर कंसीडरेशन। ठीक है, इन द करंट केस टेस्टिंग अकाउंट्स पेबल, इस करंट केस में अगर आप टेस्ट कर रहे हो अकाउंट पेबल बाय फॉलोइंग स्टेटेड ऑडिट प्रोसीजर विल बी रेलेवेंट फॉर टेस्टिंग ओवर स्टेटमेंट। मतलब अभी जो आपने प्रोसीजर करा ना इस पूरे केस सिनेरियो में, इसमें जो आपने ऑडिट प्रोसीजर करा वो ओवर स्टेटमेंट के लिए रेलेवेंट है इन एग्जिस्टेंस वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स पेबल एंड नॉट देयर अंडर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट के लिए रेलेवेंट नहीं है। सर यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करा, एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे कहां पे लिखा होगा कि इन्होंने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं, यहाँ पे ये रहा। To test the understatement in existence of valuation of accounts payable, Mr. Abhinandan, engagement partner, Mr. Abhinandan कौन है भाई, engagement partner है हमारा, decided to test recorded and refinance accounts payable। मतलब यहां पे हम रिकॉर्डेड चेक कर रहे हैं, जो एक्चुअली में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो गए, उससे हम अंडरस्टेटमेंट चेक कर रहे हैं। अंडरस्टेटमेंट कैसे चेक करेंगे भाई, अंडरस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जितना रिकॉर्ड होना चाहिए था उतना रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो हमें जो रिकॉर्ड हो सकते थे वो वाले चेक करने पड़ेंगे ना अंडरस्टेटमेंट चेक करने के लिए। यहां पे हम जो रिकॉर्डेड है वो चेक कर रहे हैं। अब रिकॉर्डेड है वो चेक कर रहे हैं, इससे ओवर स्टेटमेंट चेक होता है, टेस्ट होता है। कैसे ओवर स्टेटमेंट चेक टेस्ट होता है, ओवर स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जितने रिकॉर्ड होने चाहिए थे ना उससे ज्यादा रिकॉर्ड हो गए, तो जितने भी रिकॉर्ड हुए उसमें हम चेक करेंगे कि अच्छा ये रिकॉर्ड होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। तो इससे ओवर स्टेटमेंट टेस्ट हो रहा है, अंडर स्टेटमेंट टेस्ट नहीं हो रहा है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे हम रिकॉर्डेड वाले चेक कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर दिए, उससे हमारा ओवर स्टेटमेंट टेस्ट होता है, अंडर स्टेटमेंट टेस्ट नहीं होता। ठीक है, ठीक है, बाकी सब तो टाइम पास है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि इससे हम ओवर स्टेटमेंट टेस्ट कर रहे हैं, अंडर स्टेटमेंट टेस्ट नहीं कर रहे। बाकी यहाँ पे भी ये तो बस कंफर्ट इन वैल्यूएशन बट नॉट एग्जिस्टेंस, ये तो टाइम पास वाली बात बोल रहा है कि यहाँ पे कंफर्ट इन वैल्यूएशन मिल रहा है लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं मिल रहा। यहाँ पे कंट्रोल ओवर एंड देयरफॉर ऑडिट एविडेंस, ये तो टाइम पास, ये तो रेलेवेंस कब लगता है, कब होता है रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस, उसकी बात हो रही है। एंड द रेलेवेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस इंक्रीज व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेज आउटसाइड एंटिटी, ये तो सही बात है, लेकिन यहाँ पे हमें रेलेवेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर की डेफिनेशन पूछी है, तो ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये दोनों कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ मिस्टर अभिनंदन वर्किंग पेपर, मिस्टर अभिनंदन का जब हम वर्किंग पेपर रिव्यू कर रहे थे ना, तो AQCR ने क्या बोला, AQCR ऑब्जर्व दैट रेनबो नॉन बैंक्स लिमिटेड परफॉर्मेंस वाज सबपार। सबपार मतलब क्या, थोड़ी सी कम, गलत मतलब नीचे थी परफॉर्मेंस। ठीक है, विथ नेट ओन फंड स्टैंडिंग एट 2.5 करोड़ एट क्लोज ऑफ FY 23-24। अब नेट ओन फंड आ गया। अब आपको याद आ रहा होगा MBFC वाला कि भाई आपको नेट ओन फंड रखना पड़ता है 2 करोड़, यहाँ पे है 2.5 करोड़। द AQCR बिलीव दैट मिस्टर अभिनंदन वाज एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड द NOF इन द, सर आपने बोला था ना 10 करोड़ होता है, आप 2 करोड़ कैसे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ना ICI ने अज्यूम किया है, ICI अभी भी 2 करोड़ वाली ही लिमिट लेके चल रहा है, तो आपको भी 2 करोड़ वाली ही लिमिट लेके चलनी है। ये पॉइंट मुझे किसी ने पूछा था बच्चे ने, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि ICI अभी भी 2 करोड़ वाली लिमिट लेके चल रहा है। तो आपको भी अगर क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा आ जाए 2.5 करोड़ या फिर 2.35 कहते हैं, जो भी करोड़ आ जाए, आपको 2 करोड़ वाली लिमिट अज्यूम करके चलनी है। ठीक है, यस सर। तो हमारा जो नेट ऑन फंड था 2.5 करोड़ था एट द क्लोज ऑफ FY 23-24। EQCR को ऐसा लगता है कि मिस्टर अभिनंदन वाज एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड NOF इन ऑडिटर सर्टिफिकेट फॉर द ईयर एंड। मतलब EQCR बोल रहा है कि आपको ईयर एंड वाला NOF आपके ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना चाहिए, आपके सर्टिफिकेट में इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन मिस्टर अभिनंदन जो है वो डिसएग्री करता है उसके बाद से। आप बताओ कि क्या सही है। अब आपको अगर याद आ रहा हो तो NBFC ऑडिट जब हमने किया था तब हमने बोला था कि भाई एक सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है, ये बताते हुए कि भाई कंपनी, एक तो पहली बात NBFC CR होल्ड करने के लायक है या नहीं है, वो CR होल्ड करती है या नहीं है, प्लस उसका NOF एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब एज ऑन 31 मार्च जो होना चाहिए 2 करोड़ के मिनिमम, मतलब मिनिमम 2 करोड़ है या नहीं है, ये आपको अगर याद आ रहा हो, ये हमने MBFC ऑडिट में किया हुआ है। ठीक है, तो वही बात हमें यहाँ पे बतानी है कि एवरी NBFC इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कि उसको उसका बिजनेस जो बिजनेस में है उसको NBFC रिक्वायरिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसको होल्ड करना है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एंड वो एलिजिबल भी है होल्ड करने के लिए। सर्टिफिकेट विद रेफरेंस टू पोजीशन ऑफ द कंपनी एज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर March 31 इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। एज एट द एंड हमें सबमिट करना है, ड्यूरिंग द ईयर अगर NOF 2 करोड़ से कम हुआ है हमें मतलब नहीं है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसका NOF 2 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, ये नीचे एक और केस सिनेरियो में आएगा आपके लिए। ठीक है, यस सर। दूसरा बोले NBFC whose NOF falls below 2 करोड़ shall submit a certificate from its certificate auditor। ऐसा हमने कभी नहीं पढ़ा, हमने तो ये वाला पढ़ा है। फिर बोला सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिटर विद रेफरेंस टू पोजीशन ऑफ द कंपनी एज ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च मे बी सबमिटेड टू रीजनल ऑफिस। अब ये यहाँ पे सिर्फ पोजीशन की बात हो रही है,
यहाँ पे हमने सीओआर की भी बात कर ली, एलिजिबिलिटी की बात कर ली, यहाँ पे सीओआर और एलिजिबिलिटी की बात नहीं हो रही, इसलिए ये वाला भी गलत है। यहाँ पे लिखा भी है हाउ द सेम इज नॉट मैंडेटरी, जबकि वो मैंडेटरी है सबमिट करना। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ओनली फॉर एनबीएफसी एमएफआई, नहीं भाई सारे एनबीएफसी के लिए इंपॉर्टेंट है, सारी एनबीएफसी को सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, वेल परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स इन द मंथ ऑफ मार्च 2024 इटसेल्फ, जब हम मार्च में परफॉर्म कर रहे थे हमारे ऑडिट प्रोसीजर, हमने मिस्टर अभिनंदन ने ये नोटिस किया कि जो सीनियर सेल्स मैनेजर है रेनबो नॉन बैंक का, एग्रीड टू रीफाइनेंस द अकाउंट्स पेबल ऑफ ओपल स्टोन्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, उसने रीफाइनेंस करने के लिए एग्री कर लिया अकाउंट्स पेबल ऑफ ओपल स्टोन्स इंडिया, मतलब हमारे कोई अकाउंट्स पेबल थे, हमारा कोई ट्रेड पेबल था, हमारा कोई क्रेडिटर था, ओपल स्टोन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड, हमने उसका अकाउंट्स रीफाइनेंस करने के लिए एग्री कर लिया। बट ऑन द ड्यू डेट के दिन ही इशूड पेमेंट टू हिज पर्सनल अकाउंट इंस्टेड ऑफ हिज इशूइंग पेमेंट्स टू अकाउंट्स पेबल ऑफ ओपल स्टोन्स इंडिया लिमिटेड। मतलब सीनियर सेल्स मैनेजर ने जो चेक बनाया ना अपने क्रेडिटर के लिए, वो खुद के पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, उस खुद के पर्सनल अकाउंट में चेक बना दिया, उसके अपने क्रेडिटर के लिए चेक नहीं बनाया उसने। ठीक है, द मैटर वाज फ्लैग्ड बाय हिम टू ऑडिट कमिटी एंड अमाउंट वाज सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड। ठीक है, ओपल ने हमारे मिस्टर अभिनंदन ने फ्लैग किया ये मैटर कि भाई आपके सीनियर सेल्स मैनेजर ने ऐसा कर दिया, तो ऑडिट कमेटी को ऐसा फ्लैग कर दिया, तो ऑडिट कमेटी ने वो सब्सिक्वेंटली उस बंदे से, मतलब सीनियर सेल्स मैनेजर से अमाउंट को रिकवर कर लिया। ड्यू टू दिस ओपल स्टोन्स हैड टू पे एन एडिशनल amount of 4 crore over and above the amounts of accounts payable of 25 crore embezzled by the senior sales manager। इसके ऊपर जो हमारे ओपल लिमिटेड को ना इसकी वजह से 4 करोड़ एक्स्ट्रा देने पड़ गए। ठीक है, एंड क्योंकि उसको 4 करोड़ एक्स्ट्रा देने पड़ गए, इसकी वजह से वो सूट फाइल करने जा रहा था कंपनी के अगेंस्ट। ठीक है, इसकी वजह से वो सूट फाइल करने जा रहा था कंपनी के अगेंस्ट। तो आपको ये ओवरऑल ऊपर देख के समझ में आ रहा होगा फ्रॉड का केस चल रहा है कि भाई सीनियर सेल्स मैनेजर ने फ्रॉड कर दिया हमारी कंपनी में 4 करोड़ का। ठीक है, और हमारे जो बाहर के हमारे जो क्रेडिटर अकाउंट्स पेबल है वो हमारे पे सूट फाइल करने वाले हैं। हाउएवर द नेगोशिएशंस विल स्टिल गोइंग ऑन बिटवीन द टू कंपनीज टू सेटल द मैटर। नेगोशिएशंस चल रही थी आपस में। देयर वाज नो डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दीज नेगोशिएशंस। इस नेगोशिएशंस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई डिस्क्लोजर ही नहीं है। भाई आपके पास इतनी मटीरियल लायबिलिटी आ सकती है 4 करोड़ की, और आपने उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई डिस्क्लोजर ही नहीं दिया है। अब देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है भाई, कंसिडरिंग द ओवरऑल मटीरियलिटी ऑफ 2 करोड़, आपकी मटीरियलिटी 2 करोड़ की है और ये जो घपला हुआ है ये 4 करोड़ का हुआ है। Believe that Mr. Abhinandan should not issue an unmodified opinion। Mr. Abhinandan unmodified opinion issue करने वाले हैं, लेकिन EQCR बोलते हैं कि भाई आपको unmodified opinion issue नहीं करनी चाहिए। लेकिन Mr. Abhinandan बोलते हैं कि he has not identified any material misstatement। वो बोलते हैं भाई हमें तो कोई material misstatement मिली ही नहीं, ये कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट थोड़ी है, ये तो नॉन डिस्क्लोजर है, तो मटीरियल मिसस्टेटमेंट थोड़ी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। टू गाइड मिस्टर अभिनंदन एप्रोप्रिएटली द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्ट सुटेबल। कौन सा फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्ट सुटेबल? तो भाई उनको बताओ कि भाई ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, ये नॉन डिस्क्लोजर है इंफॉर्मेशन का इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारे लिए मटीरियल है 4 करोड़ हमारे लिए मटीरियल है। इफ देयर इज अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट रिलेट टू नॉन डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड, देन द ऑडिटर शैल डिस्क्लोज द नॉन डिस्क्लोजर। सबसे पहले तो आपको जो भी नॉन डिस्क्लोजर है वो TCWG से डिस्कस करो कि भाई नॉन डिस्क्लोजर है, आप डिस्क्लोज कर दीजिए। एंड जहां पे नॉन डिस्क्लोजर का जो इंपैक्ट है मटीरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है, द ऑडिटर शुड इश्यू अ क्वालिफाइड ओपिनियन। और ये जो इंपैक्ट है ये मटीरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है। परवेसिव क्यों नहीं है एक बात मैं वापस बता देता हूं, परवेसिव क्यों नहीं है, क्योंकि ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। ठीक है, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी आ सकती है हमारे लिए लायबिलिटी। और मटीरियल क्यों है, क्योंकि हमारी मटीरियलिटी लेवल से ऊपर है, 2 करोड़ से ऊपर है, 4 करोड़ की लायबिलिटी है। ठीक है, यस सर, यहाँ पे यही बात हो रही है मटीरियल बट नॉट परवेसिव, इसलिए हम क्वालिफाइड ओपिनियन इशू कर देंगे। पहले TCWG को बताएंगे, अगर फिर भी कुछ मसला हल नहीं हो रहा तब हम हमारा क्वालिफाइड ओपिनियन इशू कर देंगे। ठीक है सर, यस सर, ये आपके यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं केस सिनेरियो 3 की। आई होप आपको अच्छे से लग रहे होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा एक एक चीज। मैं एक एक चीज को एकदम डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ ही साथ थोड़ा सा ऊपर से भी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप ये एग्जाम डेज में भी रिवाइज कर पाएं। ठीक है, यस सर। तो चलिए केस सिनेरियो 3 की बात करते हैं। केस सिनेरियो 3 में अपने को कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम एंड क्वेश्चंस देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, दो द कंपनी हैड सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन पास्ट ईयर में उसके पास सिग्निफिकेंट ग्रोथ थी, लेकिन लास्ट 2 इयर्स में वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही। ठीक है, एज पर ऐसे 570 कौन सा ऐसे हमारा गोइंग कंसर्न। तो एज पर ऐसे गोइंग कंसर्न देयर आर सर्टेन इवेंट्स और कंडीशंस दैट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली मेक अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज गोइंग कंसर्न असम्पशंस। मतलब बेसिकली कुछ इवेंट्स एंड कंडीशंस अपने को मिल गए एज पर गोइंग कंसर्न। अब इन ऑर्डर टू असेस whether Minsan Limited is going concern or not, which of the following audit procedures should not be performed? कौन सा ऑडिट प्रोसीजर्स हम गोइंग कंसर्न असेसमेंट में फॉलो नहीं करते? भाई एकदम सिंपल इजी होने वाला है आंसर। तो ठीक है, इसमें क्या क्या बोला गया है, एनालिसिस एंड डिस्कस विद मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टू फाइंड आउट वेदर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी वुड इनेबल द कंपनी टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
मतलब हम पूछेंगे कंपनी से कि आप जो नए प्लांट एंड मशीनरी लगाने वाले हो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या, चेकिंग मैनेजमेंट फ्यूचर प्लान्स एंड फीजिबिलिटी ऑफ दीज प्लान्स, तो ये हम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑडिट प्रोसीजर है। फिर इंक्वायर कंपनीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल की भाई जो भी एग्जिस्टेंस है लीगल लिटिगेशन का, उसमें क्या अगेंस्ट में आने वाला है, क्या कंपनी इसको रीपे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, रीजनेबलनेस ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट्स, ये हमने सब पढ़ा हुआ है गोइंग कंसर्न वाले चैप्टर में। तो ये भी हम प्रोसीजर करते हैं कि भाई लीगल हमारे जो भी क्लाइंट है उनसे पूछते हैं। फिर इवेल्युएटिंग मैनेजमेंट फ्यूचर प्लान्स एंड स्ट्रेटजी टू इंक्रीज मार्केट शेयर ऑफ प्रोडक्ट फ्यूचर प्लान्स, तो देखते हैं ये भी है। एनालिसिस एंड डिस्कशंस ऑफ कंपनीज कैश फ्लो एंड प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स विद द प्रोजेक्टेड अकाउंट्स। सर कैश फ्लो फोरकास्ट भी तो देखते थे हम लोग, राइट आपने बोला कैश फ्लो फोरकास्ट देखते थे, लेकिन क्या हम कैश फ्लो और प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का देखते थे? नहीं सर, प्रीवियस ईयर से तो हमें मतलब ही नहीं, हमें तो फ्यूचर से मतलब है, हमें तो फोरकास्ट से मतलब है। यहां पे लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर, इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये वाले प्रोसीजर हम परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है सर। यस सर, देखा आपको केस सिनेरियो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने ये 4 ऑप्शन से ही सिलेक्ट कर लिया। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कंपनी हैज मेड एन एस्टिमेट फॉर अलाउंस ऑफ डाउट डेटर्स एट 5%, मतलब बेसिकली इसने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया 5% का। सम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आइटम कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली बट कैन ओनली बी एस्टिमेटेड। ऑब्वियसली हम प्रोविजन जो है वो सिर्फ एस्टिमेट कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते प्रिसाइसली। द नेचर एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू मैनेजमेंट टू सपोर्ट द मेकिंग ऑफ एन अकाउंटिंग एस्टिमेट वेरीज वाइडली, मतलब जो नेचर इंफॉर्मेशन हमें मिलने वाली है, जो रिलायबिलिटी है इंफॉर्मेशन की एस्टिमेट बनाने के लिए, वो वेरी करती है वाइडली, एंड इसकी वजह से उसकी डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी में भी फर्क आता है, ठीक है। ये हमने सब ऐसे 540 में पढ़ा हुआ है, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, इन सब में भी फर्क आता है। प्लीज एडवाइज अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग में हैव हायर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी एंड हायर रिस्क एज पर ऐसे 540, मतलब आपको वो 2 एग्जांपल याद हो रहे हैं, एग्जांपल्स ऑफ व्हेन द अकाउंटिंग एस्टिमेट या फिर जो भी हमारा एस्टिमेट है that carries lower estimation uncertainty, and दूसरे एग्जांपल से एग्जांपल्स ऑफ एस्टिमेट्स दैट कैरी हायर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। तो ये बढ़ के हमें बताना है कि कौन सा हायर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी वाला है एंड कौन सा लोअर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी वाला है, ठीक है। तो मतलब आप देख रहे हो एग्जांपल्स को ही ऑप्शंस बना के आईसीए ने पूछ दिया। सबसे पहला जजमेंट्स अकाउंट आउटकम ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन, लिटिगेशन वाले तो हमेशा हायर अनसर्टेनिटी रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, बाकी हम एक बार पढ़ लेते हैं ये लोअर क्यों रहेंगे। एस्टिमेशन मेड फॉर इन्वेंटरी ऑब्सोलेसेंस दैट आर फ्रीक्वेंटली मेड एंड अपडेटेड, जो भी एस्टिमेट फ्रीक्वेंटली मेड एंड अपडेटेड है वो लोअर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी रहता है। अ मॉडल यूज्ड टू मेजर द अकाउंटिंग एस्टिमेट इज वेल नोन मॉडल है तो वो अपना लोअर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी रहता है। अकाउंटिंग एस्टिमेट मेड फॉर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स वेयर द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिटर्स रिव्यू ऑफ सिमिलर अकाउंटिंग एस्टिमेट मेड इन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट इंडिकेट एनी सब्सटैंशियल डिफरेंस, मतलब पहले जब हम इनको रिव्यू करते थे ना ये वाले अकाउंटिंग एस्टिमेट को, उसमें कोई सब्सटैंशियल डिफरेंस हमें मिलता नहीं था, इसलिए इसकी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी जो है वो लोअर है, ठीक है। यस सर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये बोल रहा है कंपनी गॉट अ शो कॉज नोटिस फ्रॉम स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हमें कोई शो कॉज नोटिस मिला है, ठीक है। एज पर ऐसे 250 ऑडिटर को परफॉर्म करना चाहिए ऑडिट प्रोसीजर्स ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके उन इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद अदर लॉज एंड रेगुलेशंस को जो जिनका मटेरियल इफेक्ट हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। सही बात है भाई, हमें ऐसे इंस्टेंसेस आइडेंटिफाई करने चाहिए। एज द ऑडिट टीम ऑफ कंपनी बिकेम अवेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन, जैसे हमें इन इंफॉर्मेशन के बारे में पता चला कंसर्निंग नॉन कंप्लायंस, व्हाट वुड नॉट बी द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म, कौन सा ऑडिट प्रोसीजर हमें परफॉर्म नहीं करना है। मतलब यहां पे भी सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, उसमें से देखना है कि भाई कौन सा ऑडिट प्रोसीजर हम परफॉर्म नहीं करते इन नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कौन सा परफॉर्म करते हैं। इवैल्यूएट द इंप्लीकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस इन रिलेशन टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट, मतलब हम बेसिकली ये देखते हैं कि भाई हमारा रिस्क असेसमेंट इससे क्या इफेक्ट हो रहा है, हमारी रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे क्या फर्क आ रहा है, एप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं, ठीक है, ये तो हम करते हैं। दूसरा डिस्कस करते हैं मैटर विद मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करते हैं अगर वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, एंड इफ और अगर ये नॉन कंप्लायंस का इफेक्ट जो है वो मटेरियल है तो हम लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है ऐसे 250 में। अंडरस्टैंड करते हैं नेचर ऑफ द एक्ट को, मतलब क्या उसने क्या नॉन कंप्लायंस है, क्या सर्कमस्टेंसेस है जिसमें वो हुआ है, फर्दर इंफॉर्मेशन लेते हैं ताकि हम पॉसिबल इफेक्ट इवैल्यूएट कर सके। तो ये 3 काम तो हम करते हैं एज पर ऐसे 250। जो काम हम नहीं करते वो ये है मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट एंड कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब हम खुद देखते हैं कि कंपनी ने लीगल जो रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लाई किया है कि नहीं किया है, कोड ऑफ कंडक्ट को कंप्लाई किया है कि नहीं किया है, ऑपरेटिंग जितने भी प्रोसीजर्स है वो डिजाइन टू असिस्ट प्रिवेंशन इन लोकल नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, मतलब इसमें हम प्रिवेंशन पे फोकस कर रहे हैं कि बेसिकली हम एज एन ऑडिटर ये देखते हैं कि कंपनी जो भी ऑपरेटिंग प्रोसीजर परफॉर्म करती है वो प्रिवेंट करती है नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, जबकि ऐसा नहीं है। हम प्रिवेंशन से हमें फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे बात हो रही है कि भाई हमारा ऑलरेडी वो हो गया, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस हो गया, हम प्रिवेंशन की बात थोड़ी करेंगे। प्रिवेंशन मतलब होने से पहले हम उसको प्रिवेंट करते हैं, जबकि यहाँ पे तो नॉन कंप्लायंस ऑलरेडी हो चुका है,
ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे प्रिवेंशन की बात हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द कंपनी नोट्स, मतलब उसने अपने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज किया एक्जिस्टेंस ऑफ सूट फाइल्ड अगेंस्ट विद कंपनी विद फुल डिटेल, मतलब कंपनी के अगेंस्ट जो भी सूट फाइल था उसने अपने नोट्स टू अकाउंट में एकदम फुल डिटेल्स के साथ दिया। और बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, हमारा ऐसा मानना है कि इट इज नेसेसरी टू ड्रॉ यूजर अटेंशन टू द मैटर प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इससे सिर्फ इतने वर्ड से ना आपको पता चल जाएगा आंसर क्या होना चाहिए, ड्रॉ यूजर्स अटेंशन टू मैटर प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई मैटर प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और आप यूजर्स का अंडरस्टैंडिंग, यूजर्स का अटेंशन उस पर ड्रॉ करना चाहते हैं, तब आप कौन सा पैरा लगाएंगे, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। सिंपल, आपका आंसर खत्म। सिर्फ इतना सा पढ़ने से ही आपको आंसर पता चल गया। यहाँ पे है इंक्लूड एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ हैविंग क्लियर रेफरेंस टू मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड एंड इशू अ क्वालिफाइड ओपिनियन। यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन क्यों नहीं इशू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया उसने, पूरी डिटेल्स के साथ डिस्क्लोज किया है, तो हमें अच्छा ही है ना। हमें अब क्या चाहिए हमें भाई जीवन में, अगर उसने पूरे डिटेल्स के साथ डिस्क्लोज कर दिया तो, इसलिए यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बस इंक्लूड एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इन ऑडिटर्स रिपोर्ट हैविंग क्लियर रेफरेंस टू मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड एंड टू वेयर रेलेवेंट डिस्क्लोजर्स दैट फुली डिस्क्राइब द मैटर कैन बी फाउंड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं देंगे, इसलिए ये नहीं आएगा। बाकी बेसिस एडवर्स ओपिनियन तो डालेंगे नहीं और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ यूजर्स का अटेंशन ड्रॉ करना है। ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपके आंसर्स हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ये हमारे पास क्या बोल रहा है, ये बेसिकली यहाँ पे नेम ऑफ स्टैट्यूट दिया, मतलब नेम ऑफ आपके जो भी लॉ है वो दिए हैं, नेचर ऑफ ड्यूज दिए है, कौन सा ड्यू है, इनकम टैक्स ड्यू है हमारा, पीएफ कंट्रीब्यूशन है, प्रॉपर्टी टैक्स है, फोरम वेयर डिस्प्यूट इज पेंडिंग, मतलब ये जो पे करना था हमें अभी तक पे नहीं किया और ये डिस्प्यूट हमने रेज किया है सीआईटी, आईटेट, हाई कोर्ट के साथ। पीरियड कौन सा है जिसमें हमने डिस्प्यूट रेज किया है, अमाउंट क्या है, अमाउंट अनपेड क्या है। अनदर कमेंट्स में डिमांड स्टेट बाय आईपेड पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ हियरिंग बाय द ट्रिब्यूनल, मतलब बेसिकली वो अभी तक डिमांड अभी तक आईटेट ने बताई नहीं, उसको स्टे कर दिया बेसिकली आईटेट ने। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजों से आपको ध्यान आना चाहिए। ये हमारे सारे हैं स्टैट्यूटरी ड्यूज, और यहाँ पे बात चल रही है वो डिस्प्यूट जो फोरम के पास पेंडिंग है। ठीक है, हमारे एक आरओ की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें हमें कुछ रिपोर्टिंग की बात पूछेगा मेरे ख्याल से, तो लेट्स सी क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 1 में। फिर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमें चेक करना है और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 2 और 3 ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू रिपोर्टिंग ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज व्हिच हैव नॉट बीन डिपॉजिटेड ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूट्स अंडर क्लॉज 37B ऑफ कारो 2020, मतलब क्लॉज नंबर 7 एंड पार्ट बी क्यों, फर्स्ट वाले में तो हमने डिपॉजिट किया कि नहीं किया वो देखना था, एंड बी में हमारा था डिस्प्यूट में अगर हमारा है किसी फोरम के पास, तब हमें स्टैट्यूटरी डिपॉजिट ड्यूज जो है वो रिपोर्ट करने पड़ते हैं। तो इसमें बोला गया ऑल 4 मैटर्स फॉर विच इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन द फैक्ट नीड टू बी रिपोर्टेड। चारों के चारों मैटर रिपोर्ट करने हैं हमें, क्योंकि चारों के चारों हमारे पेंडिंग है विद डिस्प्यूट रिजोल्यूशन अथॉरिटी। ठीक है, हमारे सारे के सारे फोरम के पास पेंडिंग है, इसलिए हमें चारों के चारों जो मैटर है वो रिपोर्ट करने पड़ेंगे हमारे कारो क्लॉज 7B में। ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू रिपोर्टिंग ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर अंडर क्लॉज 3(1) ऑफ कारो 2020 विद रिगार्ड टू, मतलब क्लॉज 3(1) जो हमारा 1 था ना पीपीई के लिए, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, आरओयू एसेट्स के लिए, वो क्लॉज बेसिकली हमें बताना है। इसका मतलब क्या, वो जो क्लॉज की वर्डिंग है वहां से आईसीआई ने क्वेश्चन बनाया है। ये क्लॉज की वर्डिंग में बीच बीच में आईसीआई ने कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कर दिया और बोला बताओ कौन सी क्लॉज की वर्डिंग सही है। देखा, आईसीआई ऐसे घुमा सकता है। तो ये वाली वर्डिंग बोल रहा है इट इज ड्यूटी ऑफ ऑडिटर, तो मतलब अगर आप पढ़ेंगे, आपको नोट्स में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये है उसकी वर्डिंग कि हमारी ड्यूटी होती है कि रिपोर्ट करना वेदर कंपनी है ना प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है, शोइंग फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन ऑफ पीपी। एंड ये ड्यूटी अप्लाई होती है आरओयू एसेट पे और इंटेंजिबल एसेट पे भी। ठीक है, ये आरओयू एसेट पे भी अप्लाई होती है, इंटेंजिबल एसेट पे भी अप्लाई होती है। ऊपर नीचे कहीं पे आरओयू एसेट नहीं होगा, कहीं पे इंटेंजिबल एसेट नहीं होगा। फर्दर ऑडिटर को यह भी रिपोर्ट करना पड़ता है कि पीपी हैज बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल्स। दिस ड्यूटी ऑन पीपी फिजिकल वेरिफिकेशन बाय मैनेजमेंट आल्सो एक्सटेंड्स टू आरओयू एसेट्स, और ये ड्यूटी आपकी आरओयू एसेट पे भी लगती है, इंटेंजिबल एसेट पे तो नहीं लगती, उसको आप ऐसे फिजिकली वेरीफाई करोगे, लेकिन पीपी और आरओयू एसेट पे दोनों को आपको फिजिकली वेरीफाई करना पड़ता है एट रीजनेबल इंटरवल्स, मतलब आपको चेक करना पड़ता है मैनेजमेंट ने वेरीफाई किया है कि नहीं किया है। अब ऊपर है ना, इसी में से कुछ ऊपर नीचे कर दिया होगा, बोला आरओयू एसेट कहीं इंक्लूड नहीं किया होगा, कहीं इंटेंजिबल एसेट इंक्लूड नहीं किया होगा, कहीं आरओयू एसेट नीचे वाले में इंक्लूड नहीं किया होगा, तो ऐसे घुमाएगा ऐसे भाई आंसर क्वेश्चंस में। तो आपको इसलिए वो लैंग्वेज जो है ना वो भी 2-3 बार पढ़नी है, ताकि आपको दिमाग में रहे कि भाई क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एज रिगार्ड्स कॉस्ट रिकॉर्ड्स इज कंसर्न, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की बात हो रही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रिपोर्टिंग अंडर क्लॉज 3(6) मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड्स का हमारा क्लॉज है, उसमें हमें क्या रिपोर्ट करना पड़ता है कि क्या कंपनी को रिक्वायर्ड था कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, क्या कंपनी ने मेड और मेंटेन किया है कि नहीं किया है।
Same. The company is required to report whether prescribed cost records and cost records have been so maintained. सिर्फ इतना आपने को चेक करना है, आपको ये नहीं चेक करना कि उसने सही मेंटेन किया है कि नहीं किया है, गलत मेंटेन किया है कि नहीं किया है, वो सब हमको वो सब चेक नहीं करना है यहाँ पे, वो सब यहाँ पे ही सारे ऑप्शंस वही वाले, ठीक है। हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या उसको मेंटेन करना था, अगर करना था तो उसने किया है कि नहीं किया है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो हमें यहाँ से देखना है। यहाँ पे देखो आप बात करेंगे, ये पर्टिकुलर से एज पर फिजिकल वेरिफिकेशन है, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है। और इन दोनों में डिफरेंस है, मतलब हमने जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हमारे रॉ मटेरियल था, वर्किंग प्रोग्रेस था, फिनिश गुड्स था, स्टोर्स एंड स्पेयर्स था, उसको जब हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देखा और जब हमने उसको फिजिकली वेरीफाई किया तो दोनों में डिफरेंस आ गया। अब ये आपको ध्यान होगा, तो हमने बात करी थी इन्वेंट्री में कि अगर डिफरेंस, ये दोनों का जो डिफरेंस है फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, जो मैंने बोला था ना ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, वो ईच क्लास का मतलब ये होता है रॉ मटेरियल एक क्लास हो गया, वर्किंग प्रोग्रेस एक क्लास हो गया, फिनिश गुड्स एक क्लास हो गया, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एक क्लास हो गया। आपको ऐसे टोटल नहीं देखना है कि टोटल इन्वेंट्री है, टोटल इन्वेंट्री, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। मैंने ईच क्लास बोला था, तो ईच क्लास में ये ईच क्लास है, इसका हम देखेंगे कि अगर ये डिफरेंस 10% से ज्यादा है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 10% से ज्यादा है, 10% या उससे ज्यादा है, तब हमें रिपोर्ट करना पड़ता है कारों में। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 1000 है और 1020 है, 1000 का 10% कितना होता है 100, तो ये 100 के अंदर ही है, तो ये हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। बाकी सब में आप देखेंगे तो या तो 10% है, ये तो पूरा 10% है, या तो फिर 10% से ज्यादा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 10% से ज्यादा है। तो हम बेसिकली ये तीनों क्लास को रिपोर्ट कर देंगे कारों में, ये वाली क्लास को नहीं करेंगे क्योंकि 10% से ज्यादा नहीं है, ठीक है। यस सर। तो वही बात मेरे ख्याल से पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। कंसीडरिंग वैल्यूज ऑफ इन्वेंट्री अराइव्ड अपॉन फिजिकल वेरिफिकेशन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर इंस्टेंस इन केस ऑफ केस स्टडी टू बी रिपोर्टेड बाय ऑडिटर, मतलब कौन सा इंस्टेंस हमें रिपोर्ट करना है एज पर क्लॉज 3(2)(a), ठीक है। तो हमें वही बताना है कि भाई हमें वर्किंग प्रोग्रेस रिपोर्ट करना है, फिनिश गुड्स रिपोर्ट करना है, स्टोर्स एंड स्पेयर रिकॉर्ड करना है, रॉ मटेरियल रिकॉर्ड नहीं करना, रिपोर्ट नहीं करना बेसिकली, क्योंकि उसका जो डिफरेंस है, इनके जो डिफरेंस है वो 10% और मोर है बेस्ड ऑन वैल्यू आफ्टर एडजस्टमेंट्स, ठीक है। एंड हमें ये भी बताना है कि क्या उसको कंपनी ने प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डील किया है या नहीं किया है, ठीक है सर। यस सर। नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट करते टाइम हमें पता चला कि मैनेजमेंट ने 2 सुपरवाइजरी एम्प्लॉइज को डिसमिस कर दिया है फ्रॉम सर्विस ड्यू टू फ्रॉड ऑफ 25 लाख कमिटेड बाय देम, क्योंकि उन्होंने 25 लाख का फ्रॉड किया था, मतलब हमने कंपनी पे फ्रॉड हुआ है एम्प्लॉइज द्वारा 25 लाख का ड्यूरिंग द ईयर। द अमाउंट हैज आल्सो बीन सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड फ्रॉम देम ड्यूरिंग द ईयर इटसेल्फ, कि भाई हमने अमाउंट भी उनसे रिकवर कर लिया। अब मेरे को एक क्वेश्चन आया था बच्चे का कि सर फ्रॉड तो हुआ है लेकिन हमने ना वो अमाउंट सब्सिक्वेंटली रिकवर कर लिया, तो क्या अब हमें रिपोर्ट करने की जरूरत है? हाँ बेटा, हमें रिपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि फ्रॉड तो हुआ ना। जैसे ही फ्रॉड हो जाए हमें रिपोर्ट करने की जरूरत है, भले वो फ्रॉड करेक्ट कर लिया हो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, या फिर अमाउंट रिकवर कर लिया, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें उसको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। एंड क्या कारों में मैंने आपको बोला है कि 1 करोड़ की लिमिट होती है? नहीं, 143(12) में हमने पढ़ा है कि 1 करोड़ की लिमिट होती है, कारों में 1 करोड़ की लिमिट नहीं होती है। मतलब कारों में अगर 1 रुपए का फ्रॉड हो रहा है तो भी हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी और एनी फ्रॉड बाय द कंपनी नीड्स टू बी रिपोर्टेड ऑन द कारो, तो ये फ्रॉड था ऑन द कंपनी, एम्प्लॉइज ने किया था, ऑन द कंपनी फ्रॉड, इसलिए हमें उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। Should the fraud described in para E case to be reported? Yes, it is a fraud on the company and the auditor should report the nature of the fraud and amount involved. The duty to report the fraud under this clause is irrespective of the amount involved. मतलब यहाँ पे 1 करोड़ का सिलसिला नहीं है, 1 रुपये का भी फ्रॉड हो तो भी हमें रिपोर्ट करना पड़ता है कारों में, ठीक है सर। यस सर, ये आपके आंसर्स हैं यहाँ पे दिए हुए। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 5 की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमें ये पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बेसिकली सबके लिए पढ़ना पड़ेगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये वाला मैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी हमें 4 क्वेश्चन के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। जब हम एडवांस देख रहे थे ना, ब्रांच का एडवांस, मतलब ये बैंक की बात हो रही होगी ऑब्वियसली, एफएनबी बैंक है यहाँ पे। तो जब हम एडवांसेस देख रहे थे इस ब्रांच के, तो हमने 2 कैश क्रेडिट अकाउंट्स को देखा। 2 कैश क्रेडिट अकाउंट हमने देखे, एक था हमारे पास केटी फैब, दूसरा था हमारे पास पीएम डिकॉर। इसकी सैंक्शन लिमिट इतनी है, वैल्यू ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटी इतनी है, कोलेटरल सिक्योरिटी इतनी है, नेटवर्थ इतना है और नेटवर्थ और उसके गारंटर का इतना है, ठीक है। ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद ये बोल रहा है फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। अब ये क्या बोल रहा है? हमारा इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू केटी फैब। केटी फैब के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है हमारी? भाई ये इन्फॉर्मेशन है कि उसका ड्रॉइंग पावर इतना है और आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस इतना है। अब आप देखेंगे ना, 9 है हमारा ड्रॉइंग पावर, हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस है 9.61, मतलब ज्यादा है। हम ड्राइंग इतनी कर सकते, ड्राइंग पावर मतलब क्या होता है कि कितना हम ड्रॉ कर सकते हैं, कितना हम निकाल सकते हैं बैंक से, जबकि हमने एक्चुअली में कितना निकाला है? ज्यादा निकाला है। 9.25 इतना है और ये भी ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा है और यहाँ पे भी ज्यादा है। इसका मतलब क्या? ये एनपीए है। आपको अगर याद आ रहा होगा, एनपीए में ये भी इंक्लूड होता है जब आपने ड्रॉइंग पावर से ज्यादा निकाल लिया। और ये आप देखेंगे तो ये था हमारा एज ऑन दिसंबर और यहाँ पे है एज ऑन मार्च, और ये आपका 90 डेज से भी ऊपर हो रहा है, मतलब ना 90 डेज से ज्यादा ड्राइंग पावर से ऊपर निकाल के रखा है, तो ये आपका एनपीए अकाउंट हो जाएगा,
ठीक है। द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन अकाउंट हैज रिमेन्ड मोर देन 9.5 करोड़ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 31st दिसंबर टिल 31st मार्च ऑन ऑल डेज। मतलब ये बता रहा है आपको कि भाई ये 90 डेज से ऊपर हो गया। ये एक और हिंट दे रहा है आपको ये बोल के कि भाई सारे दिन के लिए 9.5 करोड़ से ऊपर था। 9.5 करोड़ यहां से ले रहे हैं लोग कि भाई एज ऑन 31st मार्च इसकी लिमिट थी 9.5 करोड़ और मोर देन 90 डेज के लिए इसने 9.5 करोड़ से ज्यादा आउटस्टैंडिंग रखा है। ठीक है, मतलब ये एनपीए है। ये दूसरा हिंट आपको दे रहे हैं। यहाँ पे हम पीएम डिकॉर की बात करें तो भाई इसका भी इससे ज्यादा था, इसका ज्यादा था, ये कम, मतलब ये 1 दिसंबर को इसका ज्यादा था। आई एग्री ऑन दैट कि भाई 12 से 12.5 करोड़ इसका ज्यादा था, 0.5 करोड़ इसने ज्यादा विड्रॉ किया था। लेकिन फिर इसने इसको करेक्ट किया। 12.5 यहाँ पे है, यहाँ पे 12.25 है, 12.5, 12.4, 12.5, 12.5, मतलब इसने ड्राइंग पावर के अंदर रखा। एज ऑन मार्च में इसका कोई एनपीए नहीं है क्योंकि ये ड्राइंग पावर के अंदर है इसका अमाउंट। ठीक है, हमें बताना है बोथ यूनिट्स आर वर्किंग एंड देयर फाइनेंशियल पोजीशन इज सेटिस्फैक्टरी। दोनों यूनिट्स वर्किंग है, दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन भी सेटिस्फैक्टरी है और ब्रांच ने इन दोनों को स्टैंडर्ड एसेट्स क्लासिफाई किया है। आपसे पूछेंगे बताओ ये सही किया है कि नहीं किया है, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये हमारा जो है एनपीए हो जाएगा और ये हमारा एनपीए नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये स्टैंडर्ड एसेट हो जाएगा बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। Which of the following statement is correct? वही मैंने बता दिया था, क्लासिफिकेशन मेड बाय ब्रांच इज नॉट प्रॉपर। बोरो अकाउंट केटी फैब जो हमारा फर्स्ट वाला था शुड बी क्लासिफाइड एज एनपीए एंड पीएम डेकोर शुड बी क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एसेट। ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें क्या पढ़ना है? हमने जब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स क्लासिफाइड एज एनपीए देखा ना, मतलब हमने एनपीए वाले अकाउंट्स देखे, तब हमने देखा कि भाई एक एजुकेशन लोन था जो हमने ग्रांट किया था मिस्टर एक्स के सन को, जो मतलब बेसिकली हमारे कस्टमर को, फॉर परसुइंग शॉर्ट ड्यूरेशन टेक्निकल हायर स्टडीज अब्रॉड फॉर 50 लाख। ठीक है, 50 लाख का हमने एक एजुकेशन लोन ग्रांट किया था जो 5 साल में रीपेबल था। द लोन वॉज ग्रांटेड अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ रेसिडेंशियल हाउस ऑफ मिस्टर एक्स। मतलब वो जो ग्रांट किया था ना हमने लोन, वो मिस्टर एक्स की सिक्योरिटी, रेसिडेंशियल हाउस की सिक्योरिटी पे ग्रांट किया था, जिसकी वैल्यू थी 60 लाख जो बैंक ने एसेस करी थी। लेकिन जो बैंक का जिसने एसेस करी थी ना बैंक की, मतलब उसकी वैल्यू, वो रिमूव कर दिया, उस बंदे को हमने रिमूव कर दिया ड्यू टू सर्टेन इरेगुलरिटीज। मतलब वो अपना काम अच्छे से नहीं करता था, इसलिए हमने उसको रिमूव कर दिया। एंड जब हम उसको वापस से रिवैल्यू करने गए ना उसके हाउस को, रेसिडेंशियल वैल्यू को, तब हमें पता चला कि भाई उसकी एक्चुअल वैल्यू तो 20 लाख ही है। मतलब दिस इज इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अगर आपको याद आ रहा हो, हमने ये डाउटफुल अकाउंट्स में पढ़ा था, डाउटफुल एसेट्स में पढ़ा था। डाउटफुल एसेट्स कब हम क्लासिफाई करते हैं? जब इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हो जाए। जब वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो हमारी 60 लाख थी अब वो 20 लाख रह गई। जब मोर देन 20%, 50% रहता है ना, तब वो सिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट इरोजन इन वैल्यू रहता है। तो अगर सिग्निफिकेंट इरोजन इन वैल्यू हो गई तब हम इस अकाउंट को डाउटफुल क्लासिफाई कर देंगे, क्योंकि भाई 50 लाख का लोन ले रखा है और उसके अगेंस्ट में सिर्फ 20 लाख की सिक्योरिटी दी है इसने, इसलिए ये डाउटफुल अकाउंट्स में जाना चाहिए, डाउटफुल एसेट में जाना चाहिए। मेरे ख्याल से यही पूछेंगे। मीनवाइल द इंस्टॉलमेंट्स इन एजुकेशन लोन वेन अकाउंट फॉर ओवरड्यू फॉर 110 डेज। 110 डेज के लिए ओवरड्यू भी थे, उसने अच्छे से पे भी नहीं किया था एंड अभी तक हमने उसको स्टैंडर्ड एसेट क्लासिफाई किया हुआ है। तो ये पूछेंगे हमसे कि हमें क्या क्लासिफाई करना चाहिए। हाउ शुड इट बी क्लासिफाइड इन द बुक्स ऑफ द ब्रांच? तो भाई हमने बता दिया डाउटफुल एसेट, क्योंकि भाई इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है, हमें 110 डेज से फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा मत सोचना 110 डेज है एनपीए, अभी भी तो एनपीए बनाए तो ये सब स्टैंडर्ड एसेट क्लासिफाई होगा। डाउटफुल क्यों क्लासिफाई कर दिया? डाउटफुल इसलिए क्लासिफाई किया क्योंकि इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी था। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है भाई? वेल वेरीफाइंग डिपॉजिट्स ऑफ ब्रांच। जब हम डिपॉजिट्स ऑफ ब्रांच वेरीफाई कर रहे थे तो हमने देखा कि भाई इन ऑपरेटिव अकाउंट्स है फॉर लेस देन 10 ईयर्स आर टू द ट्यून ऑफ 5 करोड़। मतलब कुछ इन ऑपरेटिव अकाउंट्स थे जो हमारे 10 साल के लिए, फॉर लेस देन 10 ईयर्स हमारे लिए इन ऑपरेटिव अकाउंट्स थे, वो 5 करोड़ के थे जो हमने बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कर रखे। ठीक है, हमने जो बंदी है, मतलब जो हमारी ऑडिटर है, वो प्लान कर रही है फोकस करना ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन दिस सेगमेंट टू। ठीक है, वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स सजेस्टेड दैट द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर इन दिस रिगार्ड। अब वो बोल रहे हैं कि इन ऑपरेटिव अकाउंट को चेक करने के लिए हमें ये प्रोसीजर्स करने चाहिए। आपको क्वेश्चन में आएगा कि भाई कौन सा प्रोसीजर नहीं करना चाहिए, फिर कौन सा प्रोसीजर करना चाहिए। ठीक है, यस। तो अब देखते हैं हमें कौन कौन से प्रोसीजर करने की बात हो रही है। सबसे पहला है वेरीफाई वेदर देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम ऑफ इन्फॉर्मिंग कस्टमर्स ऑन अकाउंट्स टर्निंग इनऑपरेटिव। जैसे ही उनका अकाउंट इनऑपरेटिव टर्न होता है, वैसे क्या हम कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेस वेयर देयर इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन बैलेंसेस एंड कंपेयर टू लास्ट ईयर। मतलब वो जो इनऑपरेटिव अकाउंट्स के बैलेंसेस थे वो सिग्निफिकेंटली अगर इस साल कम हो गए हैं, तब हमें उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको एनालाइज करना है। ठीक है। टेस्टिंग डेबिट्स इन नॉन ऑपरेटिव अकाउंट्स। अगर इनऑपरेटिव अकाउंट्स है, मतलब इनऑपरेटिव का मतलब एक बार बता देता हूं आपको। इनऑपरेटिव का मतलब होता है जहां पे कोई भी अकाउंट में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है 2 साल के लिए। तो अगर 2 साल के लिए कोई भी अकाउंट में एक्टिविटी नहीं हो रही तो वो अकाउंट के पैसे जा कहां रहे हैं, डेबिट कहां हो रहे हैं, तो हमें डेबिट चेक करना है। एंड लास्ट में वेरीफाइंग ऑटो एक्टिवेशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट अकाउंट्स।
क्या ऑटो एक्टिवेशन हमें वेरीफाई करना पड़ता है कि भाई ऑटोमेटिकली अगर किसी ने एक्टिवेट कर लिया इनऑपरेटिव अकाउंट्स को तो हमें उसको वेरीफाई करो? नहीं भाई, ये हमारे काम का नहीं है। हमें क्या करना होगा भाई, ऑटो एक्टिवेट कर लिया इनऑपरेटिव अकाउंट को तो वो तो बोरोवर की मर्जी ना, वो जो जिसका अकाउंट है उसकी मर्जी, उसको ऑटो एक्टिवेट करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रोसीजर्स हमसे पूछेगा कि भाई आप बता दो विच ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर रेलेवेंट इन सच अ सिचुएशन। ठीक है, तो भाई हम ये बोलेंगे कि वेरीफाइंग वेदर देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम वाले उसको देखेंगे कि भाई कस्टमर को इन्फॉर्म होता है कि नहीं होता। दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेस वेदर देयर इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ बैलेंसेस कंपेयर टू प्रीवियस है, वो भी देखेंगे। एंड लास्ट में टेस्टिंग डेबिट्स इन ऑपरेटिव अकाउंट्स, वो भी देखेंगे। बस वो जो चौथा वाला पार्ट था ऑटो एक्टिवेशन वाला, वो हम चेक नहीं करेंगे, वो हमारे ऊपर नहीं है, वो हमें देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो जब हम इंफॉर्मेशन ले रहे थे फॉर इंफॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड इन LFAR, तब हमें कुछ एडवांस अकाउंट्स के बारे में पता चलता है जो एनपीए हो गए विद इन रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मतलब विद इन रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत कम स्पैन ऑफ टाइम में वो एनपीए हो गए, और डिटेल्स उनकी ये दी हुई है। अगर आपको याद आ रहा हो, जो बहुत जल्दी एनपीए बन जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्विक मोर्टेलिटी अकाउंट्स। क्या बोलते हैं? क्विक मोर्टेलिटी अकाउंट्स। और वो क्विक मोर्टेलिटी अकाउंट्स कौन से होते हैं? जो एनपीए बन जाते हैं विद इन 12 मंथ्स ऑफ डेट ऑफ सैंक्शन। यहां पे मैं सैंक्शन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि डेट ऑफ सैंक्शन से 12 मंथ्स के अंदर अंदर अगर वो एनपीए बन गए तब वो बोलते हैं, तब हम उनको बोलते हैं क्विक मोर्टेलिटी अकाउंट। और ये पूरे केस सिनेरियो का जो ईयर एंड है ना, वो है 31 मार्च 24। तो हमें उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या डेट ऑफ सैंक्शन से लेके 31 मार्च 24 तक 12 मंथ्स हो रहे हैं। अगर सिर्फ 12 मंथ्स हो रहे हैं, 12 मंथ्स से ज्यादा नहीं हो रहे, तो मतलब वो क्विक मोर्टेलिटी अकाउंट्स है, विद इन 12 मंथ्स वो एनपीए बन गए हैं। ठीक है, कैसे देखेंगे? जैसे ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ फर्स्ट सैंक्शन एंड डेट ऑफ रिन्यूअल। क्या डेट ऑफ रिन्यूअल से हमें फर्क पड़ता है? नहीं सर, हमें डेट ऑफ रिन्यूअल से फर्क नहीं पड़ता है, हमें फर्क पड़ता है डेट ऑफ सैंक्शन से। तो हम डेट ऑफ सैंक्शन देखेंगे। जैसे आप देखेंगे ये हमारा डेट ऑफ सैंक्शन था 10/5/23, मतलब 10 मार्च 23 को ये पहली बार हमने इसको सैंक्शन किया था। एंड अभी जो हमारा ईयर एंड है वो 31 मार्च 24 है। क्या 12 मंथ्स हो गए? नहीं सर, नहीं हुए। और फिर भी ये एनपीए बन गया। ये लिस्ट ही पूरी एनपीए वालों की है। ठीक है, तो फिर भी ये एनपीए बन गया, इसका मतलब क्या है? ये क्विक मोर्टेलिटी अकाउंट है। ये 17 है, यहां से आप देखेंगे 12 मंथ्स नहीं हुए, तो ये क्विक मोर्टेलिटी अकाउंट है। ये 4422 है, 4422 है, मतलब ये पिछले से पिछले साल वाला है, तो ये क्विक मोर्टेलिटी में नहीं आएगा, क्योंकि ये मोर देन 12 मंथ्स वाला एनपीए है। ठीक है, ये क्विक मोर्टेलिटी नहीं है। ये 1/10/23 इससे 12 मंथ्स हो गए, नहीं हुए सर, तो मतलब ये क्विक मोर्टेलिटी अकाउंट है। मतलब ये ABC, XY और DK हमारे क्विक मोर्टेलिटी अकाउंट्स है। वही क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपसे यही पूछेगा, which of the following statement is correct? तो ABC, XY and DK are in nature of quick mortality cases. Quick mortality cases are indicative of shortcomings in credit appraisal, कि हमने credit appraisal ढंग से नहीं किया, इसका मतलब ये होता है quick mortality accounts का मतलब। ठीक है, यस सर। लास्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। हमारे टीम मेंबर ने प्लान किया certain audit procedures described in case scenario para 5 for verification of inland outwards bill for collection। मतलब हमारे पास कुछ बिल ऑफ कलेक्शन आए थे, आउटवर्ड बिल्स ऑफ कलेक्शन आए थे, तो उसको चेक करने के लिए हमने क्या ऑडिट प्रोसीजर्स कुछ लिस्ट आउट किए थे केस नंबर 5 में। वो ऊपर आपने देखे होंगे, मतलब यहाँ पे ये प्रोसीजर्स थे, कहाँ गए? ये प्रोसीजर्स थे। अब इसमें से हमें पूछेंगे बताओ कौन सा प्रोसीजर करना चाहिए, फिर कौन सा प्रोसीजर नहीं करना चाहिए, वही बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर लाइकली टू बी रेलेवेंट इन सच अ सिचुएशन, मतलब कौन सा प्रोसीजर करना चाहिए। तो आप ये एक बात ध्यान रख लेना कि भाई अगर आपका आउटवर्ड बिल्स फॉर कलेक्शन वाला केस है, तो आपको कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करना है? टू वेरीफाई अक्रूवल ऑफ चार्जेस इन अकाउंट ऑफ कस्टमर ऑन हुज बिहाफ बिल वॉज सेंट फॉर रिकवरी एंड वेयर बिल हैज बीन रिटर्न अनपेड। मतलब हमने बिल भेजा था रिकवरी के लिए, लेकिन भाई सामने वाले कस्टमर ने जो है वो बिल पे नहीं किया बेसिकली। तो अब हमें वो जो चार्जेस है, जो हमने बिल पे किया था, बिल सेंड किया था रिकवरी के लिए, वो चार्जेस अब हमें हमारे कस्टमर से रिकवर करने पड़ेंगे। तो हमें ये देखना है, अक्रूवल ऑफ चार्जेस हमें चेक करना है कि हमने जो कस्टमर से चार्जेस लिए वो सही लिए या फिर नहीं लिए। ठीक है, यस सर। तो ये था हमारा केस सिनेरियो नंबर 5 और उसके आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं केस सिनेरियो 6 के बारे में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें ये सारी चीजें पढ़नी है, बाकी आप डायरेक्टली क्वेश्चन देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट इनकम इंक्लूडेड द फॉलोइंग। इंटरेस्ट इनकम में 2 इंटरेस्ट इनकम आ रही थी। सबसे पहला है 5 lakhs रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन वेयर इंस्टॉलमेंट वाज ओवरड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन। ठीक है, मतलब ये जो शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन होते हैं ना, इसको आप एनपीए कब बोलते हो? मैंने आपको बताया आपके बैंक ऑडिट में, इसको हम एनपीए कब बोलते हैं? जब ये 2 क्रॉप सीजन के लिए ओवरड्यू हो जाए। यहाँ पे तो सिर्फ 1 क्रॉप सीजन के लिए ओवरड्यू है, तो ये एनपीए नहीं हुआ है, मतलब ये इंटरेस्ट इन्होंने सही लिया है। मतलब इंटरेस्ट आप अक्रूवल बेसिस पे ले सकते हो जो एनपीए नहीं होते उनका। फिर बोला है 7 lakhs रिलेटिंग टू एडवांस गारंटीड इक्वली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वेयर इंस्टॉलमेंट वाज ड्यू फॉर मोर देन 6 months। मोर देन 6 months हो गया, मतलब मोर देन 90 days हो गया, तो एनपीए मान लिया जाएगा। अब
भले ही वो गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस क्यों ना हो, लेकिन फॉर इनकम रिकॉग्निशन पर्पस उसको हम एनपीए मानेंगे। फॉर एसेट क्लासिफिकेशन पर्पस अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीजी ने गारंटी दिया है तो हम उसको स्टैंडर्ड एसेट मानेंगे, लेकिन अगर एसजी ने गारंटी दिया है तो हम उसको एनपीए मानेंगे। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। तो यहाँ पे इनकम की बात हो रही है, इंटरेस्ट इनकम की बात हो रही है, तो ये 7 लाख एनपीए मान लिया जाएगा, भले ही गवर्नमेंट गारंटीड एडवांटेज क्यों ना हो, फॉर इनकम रिकॉग्निशन पर्पस। मतलब ये इंटरेस्ट इन्होंने गलत लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि भाई इंटरेस्ट आपने करेक्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 5 लाख करेक्ट अमाउंट है, 7 लाख गलत अमाउंट है, तो 5 लाख इज आर करेक्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट कुड बी द पॉसिबल अमाउंट क्लासिफाइड एज एनपीए रिलेटिंग टू अकाउंट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग इंक्लूजन ऑफ इंटरेस्ट इनकम गिवन बिलो। मतलब कौन सा अमाउंट हमें एनपीए क्लासिफाई करना चाहिए था। तो ये वाला तो हमें वैसे भी एनपीए क्लासिफाई नहीं करना चाहिए था, इसमें हमें एनपीए क्लासिफाई करना चाहिए था। लेकिन अब इसमें भी देखेंगे आप, दोनों ने गारंटी किया है, सीजी ने भी गारंटी दिया है और एसजी ने भी गारंटी दिया है। तो अब हमें सीजी वाला तो एनपीए क्लासिफाई नहीं करना फॉर एसेट रिकॉग्निशन पर्पसेस, लेकिन हमें एसजी वाला क्लासिफाई करना है। तो सर इसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई कितना सीजी है कितना एसजी है। यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वली, मतलब ये जो 7 लाख में से 3.5 लाख जो सीजी वाला है और 3.5 लाख एसजी वाला है, जो 3.5 लाख एसजी वाला है उसको हमें एनपीए क्लासिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर, इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3.5 लाख। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्या बोलता है ये, एक हमारे पास 25 मंथ ओल्ड एनपीए अकाउंट था जो हमारे 43 लाख का था नेट बुक वैल्यू में। ठीक है, जिसको हमने सोल्ड कर दिया। तो सबसे पहली बात, सोल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्योंकि ये 2 साल से ऊपर वाला अकाउंट है। ठीक है, 24 मंथ से ऊपर वाला अकाउंट है। सोल्ड हमने कर दिया एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को फॉर 45 लाख, मतलब हमारे नेट बुक वैल्यू थी 43 लाख और हमने सोल्ड कर दिया 45 लाख में, मतलब 2 लाख ज्यादा में सोल्ड कर दिया, 2 लाख प्रॉफिट हो गया। इसको डायरेक्टली हमारे पीएनएल में क्रेडिट कर दो। नहीं सर, हमारे पीएनएल में क्रेडिट नहीं करेंगे। इसमें इन्होंने पीएनएल में क्रेडिट कर दिया है, लेकिन हम पीएनएल में क्रेडिट नहीं करेंगे, हम इसको अलग से हमारे प्रोविजन में एडजस्ट करेंगे। देखेंगे अगर बाद में हमारा कोई लॉस होता है सेल करने पे एनपीए, तो वहां से हम इसको एडजस्ट करेंगे, हम इसको पीएनएल में क्रेडिट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि भाई द सेल कंस्ट्रक्शन व्हाट डिस्क्रिपेंसी ऑडिटर माइट हैव नोटिस, मतलब ऑडिटर को क्या गलत लगा होगा, यही गलत लगा होगा कि उन्होंने पीएनएल अकाउंट में इसको क्लासिफाई कर दिया, पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट बुक कर लिया, जबकि हमें प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। ये मैंने आपको बता रखा है एनबीएफसी ऑडिट में। ठीक है सर, यस सर। तो ये था हमारा पूरा आंसर। अब हम बात करते हैं, अब ये जो आपके क्वेश्चन नंबर के सिनेरियो नंबर 7, 8, 9, 10 है ना, ये हमारे सेम है आईसीए मॉड्यूल के जो मैंने कल आपको करवाए हुए हैं, इसलिए मैं आपको वापस से नहीं करवा रहा। वहां पे जाके अगर आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर भी मार्क कर लिया है। आप चाहें तो आईसीए बीओएस पोर्टल पे जाके खुद ये इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो चेक कर सकते हैं कि ये इस चैप्टर के केस सिनेरियो है या नहीं है। ठीक है, यस सर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। ऐसा नहीं मैं आपको चाहता तो बोल सकता था कि मैंने ना जितने थे वो इसमें इंक्लूड कर लिए और बाकी सारे आपके ना रिपीटेड केस सिनेरियो, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। तो आप चेक कैसे करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आप चाहें तो जाके आप चेक कर सकते हैं, ताकि आपको पूरी श्योरिटी हो जाए कि मैंने 30 के 30 इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो यहाँ पे आपको कवर करके दिए हैं। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें हमको क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी पढ़ना है, बस बाकी सब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं क्या बोल रहा है ये, सीए एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपॉइंट किया गया है फॉर ऑडिटर्स ऑफ XZXC कंपनी। ठीक है, द कंपनी ने ऑब्टेन किया है लाइसेंस फ्रॉम सीजी फॉर इटसेल्फ टू प्रमोट स्पोर्ट ऑफ हॉकी इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। अब किसी भी कंपनी ने अगर लाइसेंस लिया है फॉर एनपीओ एक्टिविटीज तो वो सेक्शन 8 कंपनी हो जाती है। ये मैं बताना चाह रहा था आपको यहाँ पे हाईलाइट करवा के कि ये सेक्शन 8 कंपनी है। ठीक है, यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, Is the decision of CA and company of not reporting the issues of ZXC in Caro 2020 justified? वो बोल रहा है कि हम तो भाई Caro 2020 के हिसाब से रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, तो क्या वो जस्टिफाइड है? हाँ जस्टिफाइड है, क्योंकि Caro 2020 में 1 पर्सन कंपनी या फिर हमारा सेक्शन 8 कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इन सबको एक्सेप्शन है। तो सेक्शन 8 कंपनी में हमें Caro रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, इसलिए यस Caro 2020 is not applicable to ZXC, hence the same need not be reported। इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जब हम ऑडिट कर रहे थे केडी बैंक का, तब ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया कि भाई कौन से आइटम्स हमें कंटिंजेंट लायबिलिटीज के हेड में दिखाने हैं। ठीक है, अब आपको वो जो डिफरेंस है वो सॉल्व करना है, आपको बताना है कौन सा आइटम हमें कंटिंजेंट लायबिलिटी में दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना है। ठीक है, हाउएवर अपार्ट फ्रॉम दैट द ऑडिटर्स हैड ऑब्जर्व द फॉलोइंग। उसके बाद भी ऑडिटर्स ने कुछ कुछ चीजें ऑब्जर्व करी। क्या क्या ऑब्जर्व करा?
सबसे पहले ये ऑब्जर्व करा कि 59 एग्रीकल्चरल के लोन अकाउंट है जिसको गवर्नमेंट के जिसने गारंटी दिया था, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। दिल्ली मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो एसजी गवर्नमेंट ने जिसको गारंटी दिया हुआ है अमाउंटिंग टू 29 लाख रुपीस वेर ओवर ड्यू फॉर मोर देन 2 ईयर्स, मतलब ये एनपीए हो गए। तो इनकम तो एसेट क्लासिफिकेशन पर्पसेस के लिए हम इनको एनपीए मानेंगे, मतलब ये जो 29 लाख है ये हमारा एनपीए है, ठीक है, क्योंकि एसजी ने गारंटी दिया। अगर सीजी ने गारंटी दिया होता तो ये एनपीए नहीं होता। फिर 73 गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सीजी ने गारंटी दिया हुआ है एग्रीकल्चर लोन अकाउंट्स अमाउंटिंग टू 25 लाख बाय ओवर ड्यू फॉर मोर देन 2 ईयर्स, ठीक है। अब क्या हम इसको एनपीए मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सीजी ने गारंटी दिया हुआ है, ठीक है। तो एनपीए अभी तक 29 लाख ही बन रहा है हमारा। फिर है 6 कॉर्पोरेट लोन अकाउंट्स है गारंटीड 3 ईच बाय सीजी एंड एसजी, मतलब 3 अकाउंट सीजी ने गारंटी दी है, 3 अकाउंट हमारे एसजी ने गारंटी दी है, अमाउंटिंग टू 25 लाख फॉर ईच कंपनी, मतलब 25 लाख के एक अकाउंट था, तो 6 अकाउंट है तो 25 इंटू 6 हो जाएगा हमारा 1 करोड़ 50 लाख, जिसमें से 75 लाख जो है वो सीजी ने गारंटी दिया है, 75 लाख जो है वो एसजी ने गारंटी दिया है। वर ओवरड्यू फॉर मोर देन 3.5 मंथ्स, 3.5 मंथ्स मतलब 90 डेज से ऊपर हो गया तो ये एनपीए हो जाएगा। सीजी वाला एनपीए नहीं होगा, एसजी वाला एनपीए होगा। तो यहाँ पे 29 लाख जो है वो एनपीए है एंड 75 लाख जो है वो एनपीए है। 75 प्लस 29 इज इक्वल्स टू 1 करोड़ 4 लाख जो है वो हमारा एनपीए आ जाएगा, ठीक है। यस सर, सर आप बहुत अच्छे से डिटेल में करवा रहे हो सर, यही तो करवाना है हमें। तो यहाँ पे बोला व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ लोन टू बी क्लासिफाइड एज एनपीए, 1 करोड़ 4 लाख। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट हम रखते हैं 250 लाइक्स है, मुझे पूरी उम्मीद है आप ये लाइक टारगेट जरूर अचीव करा देंगे। कमेंट में लिख देना हम सीए बनेंगे, ताकि जो भी ये देखे उसको मोटिवेशन आ जाएगी, वो भी सीए बनेगा, ठीक है। चलिए सर कंटिन्यू करते हैं। फिर बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग हैज टू बी रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर एज कंटिंजेंट लायबिलिटी। वही मैंने आपको बोला था ना, कंटिंजेंट लायबिलिटी कौन सा रिपोर्ट करेंगे बताना पड़ेगा। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी के मैंने आपको वो बताए थे टाइप्स ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, डिस्क्लोजर्स ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो उसमें से क्या क्या है? गारंटी गिवन बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट लोकेटेड इन म्यांमार, यस ये कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है हमारी। अ परसेंटेज ऑफ टोटल बिल्स परचेज बाय द बैंक, ये हमने कभी नहीं पढ़ा, कंटिंजेंट लायबिलिटी में आता है। क्लेम्स अगेंस्ट बैंक एक्नॉलेजेस डेट, सर ये भी तो कंटिंजेंट लायबिलिटी था ना, वहां पे था क्लेम्स अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेजेस डेट, यहाँ पे एक्नॉलेज्ड एज डेट है, इसका मतलब ये कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है। अनपेड सैलरी ऑफ 5 लाख टू 5 स्टाफ्स ऑफ केडी बैंक लिमिटेड हु आर करंटली अंडरगोइंग अ कोर्ट ट्रायल, ये भी हमने कंटिंजेंट लायबिलिटी के एग्जांपल्स में नहीं देखा था, ठीक है सर। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज पर ऐसे 701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, कौन से एरियाज हमें कंसीडर करने चाहिए टू डिटरमाइन की ऑडिट मैटर, ये हमने ऐसे 701 में पढ़ा है, एरियाज टू बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर टू डिटरमाइन की ऑडिट मैटर, ठीक है। तो सबसे पहला है द इफेक्ट ऑन ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस दैट टुक प्लेस इन द फाइनेंशियल ईयर, जो भी फाइनेंशियल ईयर में ट्रांजैक्शंस है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, उसका क्या इफेक्ट आया उसको हम कंसीडर करते हैं, सही बात है। एरियाज ऑफ हायर रिस्क एज असेस्ड एंड रिपोर्टेड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट, मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने जो हायर रिस्क एरियाज बोले उसको हम कैम में डालेंगे, चल हट, हम अपने रिपोर्टेड, हमारे जो रिपोर्टेड एसेस्ड एरियाज है उसको हम डालेंगे, तो यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपर्ट है तो ये वाला तो नहीं आएगा। फिर सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट, जो हमने सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट ली है, जो फाइनेंशियल में मैनेजमेंट ने सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए थे, वो एरियाज को भी हम कैम में इंक्लूड करते हैं, तो ये दोनों हम इंक्लूड कर लेंगे, ये दोनों हम कंसिडर करते हैं बेसिकली फॉर डिटरमाइनिंग कैम, तो ये 1 एंड 3 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है सर। यस सर, ये हमारा पूरा आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये पूरे केस सिनेरियो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन और ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं। जैसे वेदर लेटर ऑफ कंफर्ट गिवन टू बैंक्स बाय टारगेट कंपनी नीड्स टू बी रिव्यूड एज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, जो लेटर ऑफ कंफर्ट दिया था बैंक को टारगेट कंपनी में, क्या उसको हमको रिव्यू करना चाहिए? हाँ, अगर लेटर ऑफ कंफर्ट आपको याद आ रहा हो ना, ये टारगेट कंपनी बोल रहे हैं, मतलब ये थोड़ा इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन में आप जब वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते थे फॉर हिडन लायबिलिटीज, याद आ रहा होगा आपको, हिडन लायबिलिटीज में हम लेटर ऑफ कंफर्ट भी चेक करते थे, इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है ये। तो चूज द करेक्ट रीजनिंग फ्रॉम बिलो। यस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज विल बी लुक स्पेसिफिकली फॉर एनी हिडन लायबिलिटीज और ओवर वैल्यूड एसेट्स, 2 पॉइंट्स है वहां पे, हिडन लायबिलिटीज एंड ओवर वैल्यूड एसेट्स। तो जो हिडन लायबिलिटीज था उसमें ये लेटर ऑफ कंफर्ट आता है, इसलिए हमें उसको रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर, खत्म। Which among the following is not a matter included in scope for FDD, मतलब FDD में कौन सा मैटर इंक्लूड नहीं होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। कैश फ्लो इंक्लूड होता है, अकाउंटिंग पॉलिसी इंक्लूड होता है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टारगेट एंड बैकग्राउंड ऑफ इट्स प्रोमोटर इंक्लूड होता है, लेकिन अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है, मतलब ये आंसर हमारा सही है। Which among the following is not, ये नॉट आपको मैंने जानबूझ के हाईलाइट किया, ये ऐसे ने हाईलाइट नहीं किया है, नॉट मैंने जानबूझ के हाईलाइट किया ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे नॉट की बात हो रही है।
Which among the following is not an instance of case where the CG may order investigation into the affairs of the company under section 210? 210 जो आपके सेट ए स्पॉम लॉ में दिया हुआ है, उसका क्वेश्चन आईसीआई ने ऑडिट में पूछ लिया है, क्योंकि ये हमारे प्रीवियस आपके जो ओल्ड सिलेबस है उसमें ये सारे ऑप्शंस, ये पूरा सेक्शंस जो थे हमारे इन्वेस्टिगेशन एज पर पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट या फिर स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशंस, वो हमारे पार्ट थे हमारे ओल्ड सिलेबस का, लेकिन न्यू सिलेबस में आईसीआई ने वो हटा दिया और बोला कि स्पॉम से आप कर लेना। लेकिन फिर भी आईसीआई ने उसका केस सिनेरियो बना के ये पूछ लिया है, मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आईसीआई आपके क्वेश्चन आंसर आपके पेपर में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई कौन से ऐसे इंस्टेंसेस है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है अंडर सेक्शन 210। हमें बताना है कौन सा ऐसा इंस्टेंस नहीं है। तो पहले बात कर लेते हैं कौन से ऐसे इंस्टेंसेस है। सबसे पहले अगर कोई रिपोर्ट मिल रही है हमें रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर से, या फिर हमें इंटीमेशन मिल रहा है स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी ने खुद ही फाइल किया है कि भाई हमारे पे इन्वेस्टिगेशन कर लो तो कर लो, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में हमें करना चाहिए तो करना चाहिए। अब कब नहीं करनी है, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, अगर क्रेडिटर्स बोल रहे हैं तब हमें इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, मतलब सीजी को इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। यस सर। फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारे पास, कैन भुवन एंड कंपनी टेक असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट्स इन परसुइंग इन्वेस्टिगेशन? क्या हम इन्वेस्टिगेशन में एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बस हमें क्लाइंट के साथ एक बार एग्री करना पड़ता है राइटिंग में। अगर आपको याद आ रहा है इन्वेस्टिगेशन वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है, तो यस भुवन बैम कैन कंसिडर, भुवन बैम तो नहीं है, भुवन एंड कंपनी शुड कंसिडर वेदर असिस्टेंस ऑफ अदर एक्सपर्ट्स लाइक रिक्वायर्ड होगा, और फिर कंपनी से आप पूछ लो, ठीक है। What should be the procedure of Bhuvan and company to seek evidence from outside India for investigation? ये भी आपका स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट है जो आपके ओल्ड सिलेबस में था, न्यू सिलेबस में नहीं है, फिर भी आईसीआई ने ये वाला केस सिनेरियो पूछ लिया है। ये बोल रहा है कि भाई अगर आपको बाहर किसी में बाहर किसी बंदे पे या फिर बाहर किसी कंपनी पे इन्वेस्टिगेशन करवानी है, बाहर मतलब आउटसाइड इंडिया करवानी है, तब आपका क्या प्रोसीजर रहता है? आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है कॉम्पिटेंट कोर्ट इंडिया में। वो कॉम्पिटेंट को मतलब कौन देता है? इंस्पेक्टर देता है। एंड सच कोर्ट वो कोर्ट जो है वो इशू करती है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कोर्ट और अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया, ठीक है। उस कंट्री में जो कोर्ट और अथॉरिटी, उसको ये हमारी वाली कोर्ट एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजती है, ठीक है। ये हमारा पूरा प्रोसीजर होता है अगर हमें बाहर कोई इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो, और आगे पे आंसर्स इधर आ जाएंगे। अब बात करते हैं हम केस सिनेरियो 13 के बारे में, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 1 पढ़ना है यहाँ से, बाकी 3 हम बाद में नीचे से भी पढ़ सकते हैं। तो 1 से सबसे पहले शुरू करते हैं अपन। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर, कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है, एंड कंपनी ने कंप्लाई कर दिया है सेम बाय डेलीगेटिंग द ड्यूटीज टू एन एम्प्लॉय। मतलब अपने एम्प्लॉय को ही एज एन इंटरनल ऑडिटर हायर कर लिया कंपनी ने, जिसने कंपनी को ज्वाइन किया था एज फर्स्ट ईयर आर्किटेक्ट। मतलब उस फर्स्ट ईयर आर्किटेक्ट को, बच्चे को, जूनियर को आपने अपनी इंटरनल ऑडिटर बना दिया पूरी कंपनी का। भाई साहब, the audit team is planning to use the work performed by internal audit function as the reports given to him by design in marvelous fashion। अब क्योंकि वो आर्किटेक्ट है तो उसने अपनी रिपोर्ट को एकदम मार्वेलस फैशन में ऐसे फॉर्मेटिंग के साथ डिजाइन किया है। तो एज एन ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, मैं उसके काम को यूज करना चाह रहा हूं, ठीक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी उसके काम से एकदम खुश है। तो मैंने सोचा कि चलो एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर मैं भी उसके काम को यूज कर लेता हूँ। भाई उसमें ना तो कोई कॉम्पिटेंस है, ना तो उसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी है, ना तो वो इंडिपेंडेंट है कंपनी से, आप उसका काम कैसे यूज कर रहे हो? तो वही पूछेगा यहाँ पे, द एंगेजमेंट पार्टनर हैज रिक्वेस्टेड यू टू कमेंट अपॉन यूसेज ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। आप बताओ कि इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ऑडिटर, हम एज एन ऑडिटर हमें रिक्वायर करना पड़ता है, हमें एसेस करना पड़ता है उसकी कॉम्पिटेंस को, एंड प्रोफेशनल केयर जो वो काम के लिए रखता है वो हमें एक्सेस करना पड़ता है। जबकि ये दोनों नहीं है, कॉम्पिटेंस भी नहीं है क्योंकि वो फर्स्ट ईयर आर्किटेक्ट है, एंड प्रोफेशनल केयर भी नहीं है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी नहीं है कंपनी से। इसलिए द ऑडिटर इंडियन कंपनी नीड्स टू रिकंसिडर ऑडिट स्ट्रेटजी एंड कैन नॉट यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इसलिए हम उसका काम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, कंपनी ने इनकॉर्पोरेट की अनदर कंपनी जिसका नाम था दाइवा स्वरूपम प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें उसने 45% अपना शेयर कैपिटल इन्वेस्ट किया। उसका शेयर कैपिटल 45% जितना इन्वेस्ट किया। अब ये सब्सिडी तो है नहीं, 45% इन्वेस्ट किया, मोर देन 50% होता तो ये सब्सिडी बनती। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं बोला है, एंड एट द सेम टाइम हैविंग 100% कंट्रोल ओवर बीओडी एज पर एग्रीमेंट विथ मेजॉरिटी शेयर होल्डर। मतलब इसके पास कंट्रोल है बीओडी का, वो भी 100%। अब ये बन गई हमारी सब्सिडरी। ये मैंने आपको आपके ग्रुप ऑडिट में समझाया हुआ है। तो अब ये हमारी सब्सिडरी बन चुकी है। तो अब इसको बनाने पड़ेंगे सीएफएस, जो इसने नहीं बनाए होंगे। ऑब्वियसली द ट्रेनी आस्क्ड whether the audit team is required to perform any procedures over the investment in Daiva Swarupam Private Limited। क्या हमें कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? हाँ, हमें प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। हमें सीएफएस देखना है कि कंपनी ने सीएफएस सही से बनाया कि नहीं बनाया। तो यहाँ पे बोला गया है द ऑडिटर नीड्स टू परफॉर्म the company needs to prepare a CFS
and the same need to be audited by auditor, and the auditor needs to consider the financial information and also assess regarding the need to use the work of component auditor। मतलब कि भाई कंपनी को प्रिपेयर करना है अपने सीएफएस, हाँ हमें उसके ऑडिट करनी है और हमें कॉम्पिटेंट ऑडिटर का भी काम देखना है। एकदम सही बात बोली सर, ये तो एकदम सही बात है। तो ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको सारे के सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। पहली बात तो ये, मैंने आपको ऐसे मॉड्यूल वाले जब मैं इंटीग्रेटेड कैसे ना करवा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि आपको एक ऑप्शन अगर सही लग जाए तो ऐसा नहीं कि वही ऑप्शन सही है, आपको चारों के चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए, फिर देखना चाहिए कौन सा ऑप्शन मोस्ट एप्रोप्रिएट है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है द ऑडिटर नीड्स टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स ओवर बैलेंसेस इन इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी। मतलब इन्वेस्टमेंट का जो बैलेंस है उसको भी हमें आइडेंटिफाई करना है, उसको भी हमें चेक करना है, एंड जो ट्रांजैक्शन में रिलेटेड पार्टी के साथ उसको भी चेक करना है। हाँ सर ये भी करना है हमें, तो ये भी सही बात है। फिर बोला है द ऑडिटर नीड नॉट परफॉर्म एनी प्रोसीजर्स। चलो भाई नीड नॉट परफॉर्म तो गलत ही है, हमें परफॉर्म तो करने ही पड़ेगा उसे प्रोसीजर्स। मतलब ये हमारा ऑप्शन जो है वो बोथ ए एंड बी आएगा, हमें ये दोनों काम करने हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ चारों ऑप्शन पढ़ो फिर आंसर टिक करो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 के लिए, उसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहा है द ट्रेनी आस्क्ड अबाउट द रोल ऑफ ऑडिटर अगर इन्वेस्टमेंट इन डाइवर्स स्वरूपम प्राइवेट लिमिटेड इज इंक्रीज्ड टू 60% इन नेक्स्ट ईयर। मतलब पहले हम 45% का इन्वेस्टमेंट था हमारा, अब 60% हो गया, तो क्या अब हमें और कोई काम करना है जीवन में एज एन ऑडिटर? तो आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि पहले ही हमारी सब्सिडरी नहीं थी, अब ये हमारे 60% में सब्सिडरी बन गई है, तो अब हमें वो ऊपर वाले प्रोसीजर्स ये सारे किसी एफएस वाला चेक करना हो गया, या फिर बैलेंसेस इन इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी चेक करना हो गया, ये अब हमें करना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ये पहले हमारी सब्सिडी थी, तो पहले भी हम ये सारे काम करते थे और अभी भी हम ये सारे काम करेंगे। 60% हो गया तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस जो एडिशनल है, मतलब जो इंक्रीज हुआ इन्वेस्टमेंट वैल्यू में, वो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो सही है या नहीं है। इसमें यही बोल रहा है कि ऑडिटर नीड नॉट डू एनी एडिशनल प्रोसीजर्स कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर वाले प्रोसीजर्स हम करेंगे ही करेंगे, जो हमने प्रीवियस ईयर में प्रोसीजर्स किए वो तो करेंगे ही करेंगे वापस से, और जो हमारी इंक्रीज हुआ है इन्वेस्टमेंट वैल्यू में उस पर बस प्रोसीजर करेंगे, बाकी और कोई प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, एक बार ऊपर देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कंपनी जो है वो लिस्टेड है यूएस स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, यूएस में लिस्टेड है और इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है इंडिया स्टॉक एक्सचेंज में, जिसका नेटवर्थ है 245 करोड़। मतलब इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है और इसका नेटवर्थ है 245 करोड़, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है हमारे लिए? क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि वेदर इंडेक्स इज एप्लीकेबल टू द ग्रुप और नॉट। सर ये इंडेक्स एप्लीकेबल है या नहीं, ये हमने तो कोई पढ़ा ही नहीं है, ऐसे ने भी अपनी सिलेबस में नहीं दिया, तो इसलिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आईसीएआई ने अपने केस सिनेरियो में पूछे हुए हैं, इसलिए आपको ये केस सिनेरियो वाला वीडियो देखना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप बस इतना ध्यान रखो कि इज इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, तो ये हमारा इंडेक्स एप्लीकेबल हो जाएगा पूरे ग्रुप पे। यस, द कंपनी मानवा स्वरूपम लिमिटेड, मतलब जो मेन कंपनी है, एंड इट्स सब्सिडरीज इंक्लूडिंग इट्स एसोसिएट्स नीड्स टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर कंपनीज इंड एएस रूल्स, ठीक है, उसको इंड एएस एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, द कंपनी हैज रिक्वेस्टेड इट्स प्रीवियस ऑडिटर, कंपनी ने अपने प्रीवियस ऑडिटर को रिक्वेस्ट किया है कि वो अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मतलब वर्किंग पेपर्स वापस दे दे। वाह, कंपनी बोल रही है कि भाई हमने इस साल नया ऑडिटर अपॉइंट किया, तो आप पिछले साल वाले ऑडिटर आप हमें हमारा वर्किंग पेपर वापस दे दो, वरना हम आपको कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज के अंदर गिल्टी मानेंगे। हम ऐसा बोलेंगे कि भाई आपने हमारे वर्किंग पेपर्स रख लिए, मतलब आपने अपने वर्किंग पेपर्स रखे, मतलब आपने हमारी इंफॉर्मेशन रख ली, हम ऐसा बोलेंगे, हम अपने आप पे कॉन्फिडेंशियलिटी का केस फाइल कर देंगे। तो क्या कभी ऐसा सुना है क्या कि आपने ऑडिटर चेंज कर लिया तो आप वर्किंग पेपर मांग रहे हो? ऑडिटर के वर्किंग पेपर ऑडिटर की खुद की प्रॉपर्टी है एज पर SQC 1, ठीक है। तो ऑडिटर हैज राइट ओवर हिज वर्किंग पेपर, ही इज द ओनर ऑफ द वर्किंग पेपर एंड ही मे गिव इट एट इट्स डिस्क्रिप्शन, मेक अवेलेबल वर्किंग पेपर्स टू द कंपनी, मतलब उसके डिस्क्रिप्शन पे वो अवेलेबल करवा सकता है, बाकी उससे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। यस सर, ये तो आपका केस सिनेरियो नंबर 13। अब हम बात करते हैं केस सिनेरियो नंबर 14 के बारे में, जिसमें आपको केस सिनेरियो से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्वेश्चन आंसर करके, क्वेश्चन और ऑप्शंस देख के भी आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, ये हम अभी बात करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू नॉन कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सॉकर लिमिटेड, मतलब सॉकर लिमिटेड को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने, सॉकर लिमिटेड ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेट नहीं किए। विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डेल्को लिमिटेड, सॉकर लिमिटेड और डेल्को लिमिटेड दोनों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने कंसोलिडेट नहीं किए। हाउ शुड द ऑडिटर डील विद द सेम इन द ऑडिट रिपोर्ट? अब ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कैसे बताना चाहिए उसको? तो ऑडिटर को एडवर्स ओपिनियन देना चाहिए इफ द इंपैक्ट ऑफ मटेरियल एंड परवेसिव इन एन ऑडिट रिपोर्ट। सिंपल, कि भाई अगर वो कंसोलिडेशन नहीं किया और वो कंसोलिडेशन नहीं करने का जो इंपैक्ट है वो मटेरियल एंड परवेसिव है, तो आप एडवर्स ओपिनियन दे दीजिए, सिंपल, ठीक है सर। यस सर। फिर बात करते हैं रिस्पेक्ट टू कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स है प्रीवियस ईयर के इन द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? थोड़ा सा वो हो गया, वो थोड़ा टंग ट्विस्टिंग टाइप। हाँ,
तो ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी भाई, हमारी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है, अगर वो ऑडिटेड नहीं थे तो हमें चेक करना है, अगर उसमें कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट थी तो हमें चेक करना है। तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी शैल नॉट रेफर टू करंट कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स एक्सेप्ट अगर प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट में, प्रीवियस प्रायर ऑडिट रिपोर्ट में अगर अदर देन अनक्वालिफाइड या फिर ओपिनियन था, या फिर ऑडिटर को ऐसा कुछ मिल जाता है कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है प्रायर पीरियड में, ठीक है, तो उसको चेक करने की जरूरत है, ठीक है। What is the reporting responsibility of auditor in case the prior period financial statements are not audited? अगर prior period financial statements audited नहीं थे तो हमें बताना है prior period financial statement audited नहीं थे। सिर्फ बताने से नहीं चलेगा, हमें ओपनिंग बैलेंस में चेक करना पड़ेगा कि उसमें कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, ठीक है। यस सर, चलिए चेक कर लेते हैं। तो ऑडिटर नीड टू रिपोर्ट सच मैटर इन अदर मैटर पैराग्राफ एंड obtain sufficient appropriate audit evidence कि ओपनिंग बैलेंस में कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, ये बोथ BNC आ जाएगा, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं preparing financial statements in accordance with applicable financial framework is responsibility of management of Delco Limited, ठीक है भाई, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Which of the following is correct in this regard with respect to disclosure of such management responsibility? मतलब ये जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाना, उसके लिए हमें कहां डिस्क्लोज करना पड़ता है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को? तो ऑडिटर रिपोर्ट में हमें डिस्क्राइब करनी पड़ती है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द हेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हमने ऐसे 700 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। यस सर, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर ऑडिटर्स डेल्को लिमिटेड के डिसाइड करते हैं कि उनको क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन देना है करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि नॉन कंसोलिडेशन हुआ है सॉकल लिमिटेड के साथ उसका, तो हमें कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है विथ रिगार्ड टू यूज ऑफ ईओएम पैराग्राफ? तो हमें ईओएम पैराग्राफ हम कब दे सकते हैं? तो ईओएम पैराग्राफ हम तभी दे सकते हैं अगर ऑडिटर का ओपिनियन इज नाइदर क्वालिफाइड नॉर एडवर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट मैटर। मतलब अगर उस मैटर के लिए आपको क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन देना चाहिए तो आप उसकी जगह पे ईओएम पैराग्राफ नहीं दे सकते। आप ईओएम पैराग्राफ सिर्फ उन्हीं मैटर्स के लिए दे सकते हो जिनके लिए आपको क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन नहीं देना है, ठीक है। एंड द मैटर इज फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये तो उसकी डेफिनेशन की बात हो गई, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया द फैक्ट ऑफ नॉन कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सॉकल लिमिटेड इन द नोट्स टू अकाउंट्स, व्हाट विल द इंपैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट? अब ये बोल रहे हैं देखो हमने क्या ना, हमको करना चाहिए था कंसोलिडेशन, हमने नहीं किया। हम बता रहे हैं ना, हम नोट्स टू अकाउंट्स में बता रहे हैं कि हाँ हमने कंसोलिडेशन नहीं किया, तो आप क्या करोगे? अब देखो एज एन ऑडिटर ऐसा तो नहीं है कि यार मैनेजमेंट ने सारे डिस्क्लोजर कर दिए तो मुझे फिर अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए। भाई तुम नॉन कंसोलिडेशन कर रहे हो, तुम कंसोलिडेशन कर ही नहीं रहे हो और बोल रहे हो कि हम बता देंगे हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। आपको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, आपको कंसोलिडेशन करना चाहिए क्योंकि ये मटीरियल है, ठीक है। तो हम अपना अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे ऐसा तो आप मानना ही मत। द डिस्क्लोजर नोट्स ऑफ अकाउंट्स इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एज सच इट विल नॉट इंपैक्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन इन प्रेजेंट केस। मतलब इससे मेरे ओपिनियन पे फर्क नहीं पड़ेगा, जो मुझे ओपिनियन देना है वो तो मैं दूंगा ही, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नोट्स ऑफ अकाउंट्स में अपने डिस्क्लोजर्स देना, ठीक है। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता हूं। फिर बोल रहा है द ऑडिटर कैन इग्नोर द इशू ऑफ नॉन कंसोलिडेशन एंड मैनेजमेंट टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सेम बाय डिस्क्लोजिंग फैक्ट इन नोट्स टू अकाउंट। भाई अपनी रिस्पांसिबिलिटी को भूल जाओ क्योंकि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पांसिबिलिटी डिस्क्लोज कर दी, ऐसा थोड़ी होता है। द मैनेजमेंट और द ऑडिटर शुड गिव एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन, क्योंकि भाई उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया। वाह। द ऑडिटर कैन नॉट गिव एन एडवर्स एंड डिस्क्लेमर ओपिनियन, पहले बोले अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दो, आप एडवर्स और क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते, एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम दे सकते हैं भाई क्योंकि उन्होंने नॉन कंसोलिडेशन किया है, ठीक है। यस सर, ये थे आपके आंसर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 15 के बारे में। ये क्या बोल रहा है सर? ये बोल रहा है ना कि आपको ये केस सिनेरियो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्वेश्चंस देख के, ऑप्शंस देख के भी आंसर्स कर सकते हैं। तो सिस्टर एंड एसोसिएट्स है भाई, कोई हमारे सीए है जिसने जो ऑलरेडी अपॉइंटेड है एज अ स्टॉक ऑडिटर फॉर द ऑडिट कमेटी ने ऑलरेडी उसको स्टॉक ऑडिट के लिए अपॉइंट किया हुआ है, तो क्या हम एक्सेप्ट कर सकते हैं एज एन अपॉइंटेड स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर द सेम ब्रांचेस? तो भाई क्या हम उस सेम ब्रांचेस के लिए, जिस ब्रांचेस के लिए हम स्टॉक ऑडिट कर रहे हैं, क्या उस सेम ब्रांचेस के लिए हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं बन सकते, नहीं बन सकते स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है। असिस्टेंट एसोसिएट्स कैन नॉट एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट एज ऑडिट फर्स्ट, शुड नॉट अंडरगेट स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट, जहां पे वो इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट भी कर रहे हैं, मतलब स्टॉक ऑडिट भी कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या बैंक की मैनेजमेंट इज ऑथराइज्ड टू अपॉइंट एंड फिक्स द रेम्यूनरेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर? मतलब बैंक की मैनेजमेंट खुद ही ऑडिटर को अपॉइंट कर रही है, खुद ही फिक्स कर रही है उनका रेम्यूनरेशन विदाउट कंसल्टिंग ऑडिट कमेटी या फिर मेंबर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग? नहीं भाई, आपको एक एजीएम बुलानी पड़ेगी जिसमें आप अपॉइंट करवाओगे, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे, ठीक है। आप खुद अपॉइंट नहीं कर सकते एज अ मैनेजमेंट। फिर यू हैव बीन आस्क्ड बाय योर सीनियर, आपके सीनियर ने बोला कि आप हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट्स को वेरीफाई करो एट कानपुर ब्रांच,
व्हाट डॉक्यूमेंट्स विल यू वेरीफाई एज ए कॉन्करेंट ऑडिटर ऑफ द ब्रांच। तो एज एन कॉन्करेंट ऑडिटर अगर आप हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट्स को चेक कर रहे हैं तब आप कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, ये आप ध्यान रख लेना। ये आपका नोट्स में नहीं मिलेगा आपको ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये वाला ऐसे केस सिनेरियो में पूछा ऐसे ने कि हम केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, ठीक है, वेरीफाई रीजन पूछेंगे, भाई आपने हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट क्यों किया हुआ है, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देखेंगे, कोई डिस्क्रिपेंसी मिली कैश ऑफ द कस्टमर्स में तो वो देखेंगे, एंड इंश्योर करेंगे कि रिकॉर्ड्स जो है करेंसी चेस्ट रेमिटेंस के मेंटेन प्रॉपर्ली है। इसका मतलब क्या, करेंसी चेस्ट होता है, करेंसी चेस्ट मतलब उसमें ना सारे हम करेंसी रखते हैं, बेसिकली एक ट्रेजरी टाइप होता है, तो उसमें हम जो भी रेमिटेंस भेजते हैं ना, जो भी हम भेजते हैं करेंसी चेस्ट में डिपॉजिट करवाने के लिए, उसके लिए उसका एक रिकॉर्ड बनता है बेसिकली, तो वो हम चेक करेंगे कि वो रिकॉर्ड सही से मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सारे हम प्रोसीजर्स चेक करेंगे हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट्स के लिए, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ द डिस्क्रिपेंसी ऑफ नॉट प्रिजर्विंग द इंटीमेशंस ऑफ कैश रेमिटेंसेस टू करेंसी चेस्ट। मतलब कि भाई करेंसी चेस्ट में जो मैंने आपको बोला कि आप रेमिटेंस भेजते हो तो अब आपको एक इंटीमेशन रखना पड़ता है, एक इंटीमेशन एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हुआ है, तो वो जो डिस्क्रिपेंसी है जिसमें आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हो, कैसे हम उसको डील करेंगे एज एन कॉन्करेंट ऑडिटर। एज एन कॉन्करेंट ऑडिटर हम उसको कैसे डील करेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द हार्ड और सॉफ्ट कॉपी ऑफ ईमेल सेंट फॉर करेंसी चेस्ट विथ ब्रांच मैनेजर। मतलब हम ब्रांच मैनेजर को बताएंगे, हम उसको समझाएंगे उसकी इंपॉर्टेंस कि आपको क्यों मेंटेन करके रखना चाहिए, क्यों आपको इंटीमेशन मेंटेन करके रखना चाहिए, क्यों आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना चाहिए, एंड फिर नेक्स्ट ऑडिट पीरियड में उसको चेक कर लेंगे। मतलब बेसिकली इससे हम अपना ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई नहीं करेंगे इतनी छोटी सी बात के लिए, हम उसको समझाएंगे, हम उनको बताएंगे भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको मेंटेन करो, हम अगली बार आके चेक करेंगे, सिंपल उसको इतना बोल के जाएंगे, ठीक है। यस सर। तो ये था आपका इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सारे आपके रिपीटेड हैं फ्रॉम योर आईसीएम मॉड्यूल चैप्टर। आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं और चाहे तो जाके पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं फॉर रिवीजन पर्पसेस, ठीक है, इन सारे चैप्टर्स के लिए, ठीक है सर। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 21। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमें सिर्फ ये देखने की जरूरत है, बाकी सारा शायद हो जाएगा, हाँ हो जाएगा हमारा सिर्फ केस सिनेरियो क्वेश्चन और ऑप्शंस पढ़ के, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि जो ऑडिट टीम थी बीसीडीएन कंपनी, उनको मटीरियलिटी के बारे में वो श्योर नहीं थी कि क्या मटीरियलिटी उनको चूज करनी चाहिए टू इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिड स्टेटमेंट ऑफ ऑडिट इफ एनी ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अपनी जो रीजनेबल एश्योरेंस है उसके बारे में कंफर्म करने के लिए, एंड उन्होंने अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया है कि नहीं वो सब कंफर्म करने के लिए। यू आर रिक्वायर्ड टू गाइड द ऑडिट टीम बाय सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। मतलब बेसिकली ये बोल रहे हैं कि भाई हम एज एन ऑडिटर कंफर्म नहीं है कि हमें मटीरियलिटी के लिए क्या करना है बेसिकली, तो आप बताएं हमें कि भाई हमें ऑडिट मटीरियलिटी के लिए क्या करना चाहिए। तो हम ये बताएंगे कि ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना ऊपर, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवा रहे हैं हमसे स्पेशल पर्पस अपने प्रोसीजर्स के साथ। तो अगर कोई स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो उसमें मैनेजमेंट खुद इंटेंडेड यूजर्स के साथ एग्री कर सकती है एक मटीरियलिटी लेवल के लिए कि भाई इतने से ऊपर होगा तो हमें मटीरियल समझने की जरूरत नहीं है। तो एज एन ऑडिटर हमें वो वाला मटीरियलिटी लेवल नहीं लेना है, हमें एसेट 320 का है, हम एसेट 320 को फॉलो करते हुए खुद का मटीरियलिटी लेवल निकालना पड़ेगा। हमने जो मैनेजमेंट और ऑडिटर ने, मैनेजमेंट और यूजर ने जो भी मटीरियलिटी लेवल डिसाइड किया, हमें वो मटीरियलिटी लेवल लेने की जरूरत नहीं है, ना ही हम वो मटीरियलिटी लेवल लेंगे। हमें खुद का मटीरियलिटी लेवल एज पर एसेट 320 निकालना पड़ेगा, ये मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है सर। यस सर, यही बात यहाँ पे की हुई है कि हमें एज एन ऑडिटर अपना खुद का मटीरियलिटी लेवल निकालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। जो मिस्टर मनीष है, हमारा ऑडिट मैनेजर है बीसीडी का, वो ऑब्जेक्ट कर रहा है फॉर इंसर्शन ऑफ अदर मैटर पैराग्राफ। वो बोल रहा है कि हमें अदर मैटर पैराग्राफ डालने की जरूरत ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट टू अदर मैटर पैराग्राफ टू, जब हम स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, जबकि हमने पढ़ा है कि जब आप स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो तब आपको अदर मैटर पैराग्राफ में बताना पड़ेगा कि आपने स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज किया है, एंड ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी और पर्पस के लिए रेलेवेंट नहीं है, ये स्पेशल पर्पस के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि द ऑडिटर रिपोर्ट ऑन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें आपको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डालना पड़ेगा कि अलर्टिंग यूजर्स। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूडेड होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद भी बोलेगा कि ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डालना पड़ेगा ऑडिटर रिपोर्ट में कि भाई ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क से बने हैं एंड और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो किसी भी और पर्पस के लिए सूटेबल नहीं होंगे, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिस्टर चित्रांग है, जो हमारा ऑडिट मैनेजर है बीवी एसोसिएट्स का, वो हमारे लिए गाइडेंस लेना चाहता है फॉर ड्राफ्टिंग सेपरेट ओपिनियंस। वो बोल रहा है कि मैं सेपरेट ओपिनियंस ड्राफ्ट करना चाह रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे एंड अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं?
क्या आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पे अदर ओपिनियन दे दे और अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अदर ओपिनियन दे दे? क्या हम ऐसा कर सकते? नहीं कर सकते सर, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम अलग अलग ओपिनियन नहीं दे सकते। आपको यही बताना है कि भाई अगर आपको एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एज अ होल, तब आपको किसी भी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, किसी भी और सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन आप नहीं दे सकते विद सेम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑन अ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वन और मोर स्पेसिफिक एलिमेंट्स, अकाउंट्स और आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब बेसिकली यही बोल रहा है कि आपने अगर एक बार एडवर्स ओपिनियन दे दिया, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दिया, वो हमारा परवेसिव दिखाता है कि भाई पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए हमने एडवर्स ओपिनियन दे दिया है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए हमने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है। तो आप किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एलिमेंट या फिर पर्टिकुलर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए आप अलग ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, यही बात हमने आपको बताई हुई है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वो हमें एक बार ऊपर से पढ़ना पड़ेगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? वो बोल रहा है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वहां से हमने ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है। क्या बोल रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन है? टर्नओवर दिया हुआ है हमें इस साल का और पिछले साल का 300, 250, 175 और 25। यहाँ पे आप देखेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ना ये पब्लिक है ना ही ये लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, अब इसमें हमने वो क्वेश्चन क्या पूछा है एक बार वो देखना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा क्या पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली। द कंपनी हैज वायलेटेड प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट बाय नॉट अपॉइंटिंग इंटरनल ऑडिटर। तो हमें बताना है कि क्या इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत है या नहीं है। तो इंटरनल ऑडिटर अगर आपको प्राइवेट कंपनी वाला याद हो तो दो कंडीशन मीट होनी चाहिए, टर्नओवर और बोरोइंग्स। टर्नओवर आपका 200 करोड़ और बोरोइंग्स एक्सीडिंग 100 करोड़। टर्नओवर आपका 200 करोड़ और मोर, बोरोइंग्स एक्सीडिंग 100 करोड़। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि भाई कुछ ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे टर्नओवर तो हमारा 200 करोड़ और मोर है, बोरोइंग हमारा एक्सीडिंग 100 करोड़ नहीं है। 200 करोड़ और मोर तो टर्नओवर है, लेकिन बोरोइंग हमारे एक्सीडिंग 100 करोड़ नहीं है। लेकिन फिर भी हमें एक भी अगर कोई भी एक सिचुएशन भी, एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाए तो हमें इंटरनल ऑडिट मेंटेन करना पड़ता है, इंटरनल ऑडिट हायर करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे कंपनी ने वॉयलेट किया है, उसको इंटरनल ऑडिटर हायर करने की जरूरत है। द कंपनी वॉज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर, क्योंकि उसने टर्नओवर वाला क्राइटेरिया फुलफिल किया है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिस्टर आनंद, जो हमारे ऑडिट एग्जीक्यूटिव है, उसने बहुत सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म किए ड्यूरिंग द ऑडिट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज और नॉट लाइकली टू बी कंसीडर्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। मतलब बेसिकली हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्यों परफॉर्म करता है? टू अंडरस्टैंड दी एंटिटी। कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम अंडरस्टैंडिंग नहीं ले सकते एंटिटी की? सबसे पहले परफॉर्मिंग ट्रेंड एनालिसिस, गोइंग थ्रू कंपनीज इंटरनल कंट्रोल मैनुअल्स एंड विजिटिंग कंपनीज प्लांट। इससे हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, सही बात है। इंक्वायरीज फ्रॉम कंपनीज मार्केटिंग पर्सनल एंड विद इन हाउस लीगल काउंसिल। इंक्वायरीज ले रहे हैं, इंक्वायरीज जहां भी आए वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का पार्ट होता है। फिर आता है इंक्वायरीज मेड विद कंपनीज इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल। ये सारा हमारा इंक्वायरीज का काम है, ये हमारे जो हमारा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है ना उसके अंदर ये इंक्लूडेड है। अब एक है कम्युनिकेशन विद कंपनीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल बाय सेंडिंग अ लेटर ऑफ इंक्वायरी। एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को कम्युनिकेट कर रहा हूं मैं बाय सेंडिंग अ लेटर ऑफ इंक्वायरी। मैं लीगल एंड लिटिगेशन एंड क्लेम्स जान के कंपनी की अंडरस्टैंडिंग कैसे लूंगा? तो ये हमारा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर नहीं है, ये हमारा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, यस सर, ये रहे आपके आंसर्स। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 22। बस बहुत जल्दी हमारा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे करूंगा तो बहुत सारा आपको दिख जाएगा, लेकिन हाँ इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 22 है, 30 तक हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा खत्म। बीच में बहुत सारे केस सिनेरियो रिपीटेड भी हैं, तो वो भी हमारे बीच में स्किप हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सर शुरू करते हैं कुछ इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 22 से। इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, वो बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखना है, क्वेश्चन नंबर 4 भी देखना है। 2, 3, 4 तो पहले 1 कर लेते हैं। 1 क्या बोल रहा है? What was the responsibility of Mr. Rahul when management refused to remove the said limitation? मतलब कोई लिमिटेशन होगी हमारे ऑडिट पे, उसको रिमूव करने के लिए मैनेजमेंट ने मना कर दिया, तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो अब हमें देखना है कि क्या हम अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सिंपल एज दैट। हम डायरेक्टली ओपिनियन मॉडिफाई नहीं कर देंगे, हम पहले देखेंगे कि भाई अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स करके हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने प्रपोज किया टू विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद सीनियर पार्टनर्स ऑफ द फर्म एज ऑन 15 नवंबर 23। मतलब एज ऑन 15 नवंबर 23 हमने डिसाइड कर लिया कि हम विड्रॉ करने वाले हैं। अब इससे सब क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसका क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। वो बोल रहा है व्हाट वाज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ आरकेएम कंपनी विद रिस्पेक्ट टू इश्यू ऑफ लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट एट द टाइम ऑफ रेजिग्नेशन। मतलब अब वो 45 डेज की बात कर रहा है कि अगर आप विद इन द 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर अगर आप लीव करते हैं तब आपको उस क्वार्टर का लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट देना पड़ता है, और अगर आप मोर देन 45 डेज के बाद लीव करते हैं तब आपको नेक्स्ट क्वार्टर का भी लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट देना पड़ता है। अब यहाँ पे हम जो विड्रॉ कर रहे हैं वो कर रहे हैं 15 नवंबर 2023 को। हमारा एंड कब हो रहा है क्वार्टर? 30 सितंबर। तो 30 सितंबर से 15 नवंबर 23 होता है 46 डेज,
क्योंकि अक्टूबर में 31 डेज है, तो ये हमारा 46 डेज हो जाता है। 46th डे पे हम लीव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, मोर देन 45 डेज के बाद लीव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कि हमें सितंबर वाले के लिए तो देना ही है लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट, हमें दिसंबर क्वार्टर के लिए भी देना है रिव्यू रिपोर्ट। और एक बात आपको अगर याद आ रही होगी कि अगर हमने 3 लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट दे दिए तो हमें चौथा भी देना ही पड़ता है। इसका मतलब क्या कि आपको थर्ड वाला भी देना पड़ेगा, सेकंड वाला भी देना पड़ेगा और फोर्थ और पूरा एनुअल वाला भी देना पड़ेगा, आपका जो ऑडिट रिपोर्ट होता है वो, ठीक है। तो लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट फॉर थर्ड क्वार्टर वाज रिक्वायर्ड टू बी इशूड एंड कॉन्सिक्वेंटली आफ्टर इट्स इशू ऑडिट रिपोर्ट फॉर फुल ईयर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी इशूड। मतलब थर्ड वाला भी देना है, फोर्थ वाला भी देना है, क्योंकि आपने 15 नवंबर सिर्फ एक दिन आप लेट हो गए। अगर एक दिन लेट नहीं होता ना तो आपको थर्ड और फोर्थ नहीं देना पड़ता, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ऑनगोइंग एंगेजमेंट, जब हम ऑडिट कर रहे थे, एट द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर ड्यूरिंग विच टेन्योर ऑलरेडी 2 लिमिटेड रिपोर्ट्स वर इशूड बाय आरकेएम लिमिटेड, जब तक हमने 2 रिव्यू रिपोर्ट ऑलरेडी इशू कर दी थी एट द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर, मैनेजमेंट ने हम पे एक लिमिटेशन लगा दी ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट दैट मिस्टर राहुल कंसिडर्ड लाइकली टू बी रिजल्ट इन नीड टू एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, जिससे हमें ऐसा लगा कि भाई उसने ना हमें एक लिमिटेशन डाल दी जिससे हमें लगता है कि हमें क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ेगा ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड अकॉर्डिंगली हमने मैनेजमेंट को बोला कि आप उस लिमिटेशन को रिमूव कर दो, लेकिन मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि वो लिमिटेशन को रिमूव नहीं करेगी, ठीक है। ओके, सिंपल, ठीक है। Whether in the given circumstance withdrawal from the engagement was mandatory, क्या अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया लिमिटेशन को रिमूव करने से तो क्या हम विड्रॉ करने के लिए मैंडेटरी हैं, क्या हमें विड्रॉ करना ही करना पड़ेगा, एंड इफ सो व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू सच विड्रॉल। ये भी हमने पढ़ा है कि अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया मैनेजमेंट को लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए और हमें लगता है कि हमें क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ेगा, तो हमें मैंडेटरीली है हमारे लिए, अगर ये पॉसिबल है तो हमें रिमूव करना पड़ता है खुद को, हमें विड्रॉ करना पड़ता है बेसिकली एंगेजमेंट से। So in the given circumstance, withdrawal from the engagement was mandatory, and in case of withdrawal, as the withdrawal from the audit before issuing auditor's report was not practical, and क्योंकि लॉज एंड रेगुलेशन, मैंने आपको बोला कि लॉज एंड रेगुलेशन अलाउ करता है तो हमें विड्रॉ करना चाहिए। अब लॉज एंड रेगुलेशंस विदाउट ऑडिट रिपोर्ट, इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट अलाउ नहीं करता, वो बोलता है कि आपको ऑडिट रिपोर्ट तो इशू करनी पड़ेगी, लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट तो इशू करनी पड़ेगी। ही वाज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लेम एन ओपिनियन, एंड क्योंकि हमें ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है और हमें कोई हमें वो भी नहीं मिला, लिमिटेशन इंपोज करती है जो मैनेजमेंट रिमूव नहीं कर रही, तो हमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या कि भाई देखो, सबसे पहले तो कि आपको अगर लिमिटेशन ऑन स्कोप है तो आप पहले मैनेजमेंट से बात करो, मैनेजमेंट ने अगर मना कर दिया तो आप देखो आप अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए। और अगर लॉ एंड रेगुलेशन आपको मना कर रहा है कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी, तो आपको अगर ऑडिट रिपोर्ट देनी ही है तो फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दो, बोल दो मैं ओपिनियन दूंगा ही नहीं फिर, हा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इन इट्स रेजिग्नेशन लेटर, जो रेजिग्नेशन लेटर उसने दिया ना विड्रॉ करते टाइम, द फर्म मेंशन प्रोफेशनल प्री ऑक्यूपेशन एज अ रीजन फॉर रेजिग्नेशन। मतलब रेजिग्नेशन के टाइम पे आपने प्रोफेशनल प्री ऑक्यूपेशन बोला, मेरे को दूसरा काम है इसलिए मैं जा रहा हूं, तो आपने कोई परफेक्ट रीजन नहीं बताया, डिटेल में आपने उसका रीजन नहीं बताया, तो ये तो गलत है ना। आप जब रिमूव कर रहे हो, जब आप विड्रॉ कर रहे हो एंगेजमेंट से, तब आपको डिटेल में उसका रीजन भी तो बताना पड़ेगा ना कि आप क्यों विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो अज्यूमिंग सन केमिकल्स, मतलब जिससे हम विड्रॉ कर रहे थे वो कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है, वेदर द रीजन फॉर रेजिग्नेशन वाज प्रॉपर, क्या वो रीजन फॉर रेजिग्नेशन प्रॉपर था। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अच्छा अनलिस्टेड कंपनी है ना, फर्क नहीं पड़ता, छोटी सी कंपनी है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, तो ठीक है उन्होंने अच्छा सा रीजन नहीं दिया तो चलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो yes as the requirement for clear mention of reason is not applicable to unlisted company, मतलब बोल रहे हैं कि अनलिस्टेड कंपनी के केस में आपको क्लियरली मेंशन करने की जरूरत नहीं है आपका रीजन। ऐसा हमने कहीं पढ़ा है बचपन में, कैसा हमने कभी भी पढ़ा है पूरे ऑडिट में, ऐसा कभी भी हमने पढ़ा है कि भाई अनलिस्टेड कंपनी है तो आपको रीजन देने की जरूरत नहीं है? नहीं सर, हमने ऐसा नहीं पढ़ा है, हमको रीजन देने की जरूरत होती है। तो नो, द ऑडिटर शुड हैव क्लियरली मेंशन द रीजंस फॉर रेजिग्नेशन, ऑडिटर को मेंशन करना चाहिए था रीजंस फॉर रेजिग्नेशन, भले ही वो अनलिस्टेड कंपनी थी तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, आपको रीजन फॉर रेजिग्नेशन मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है सर। यस सर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, अज्यूमिंग दैट द ऑडिटर प्रपोज टू रिजाइन ऑन 14 नवंबर, लो आ गया 14 नवंबर, मैंने बोला था 15 नवंबर आपको 46 डे हो जाता है, तो अब ये बोल रहे हैं कि जाओ 15 नवंबर, हमने एक दिन लेट कर देना, हम एक दिन लेट नहीं करते, हम बोलते हैं कि हमने 14 नवंबर को रिजाइन किया, मतलब हमने विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर रिजाइन किया। अब बताओ अब हमें क्या करने की जरूरत है। तो अगर आपने 45 डेज में रिजाइन कर लिया है तब आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा सबसे पहले तो TCWG को जो भी आपके मैटर्स है रिगार्डिंग मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, एंड लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी। अब सिर्फ सेकंड क्वार्टर की, मैंने आपको बताया था ना, अब सिर्फ सेकंड क्वार्टर की ही उसको रिव्यू रिपोर्ट देनी है, ना थर्ड क्वार्टर की देनी है ना फोर्थ क्वार्टर की देनी है, क्योंकि उसने एक दिन पहले कर लिया अब रिजाइन, ठीक है। यस सर, ओके, ये आपका आंसर हो गया। हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 23 की। बहुत जल्दी बहुत फटाफट मैं आपको ये सारी चीजें करवा रहा हूं और बहुत डिटेल में भी करवा रहा हूं।
ठीक है, तो ये थे, इसमें भी आपको पूरे केस सिनेरियो, इतना बड़ा केस सिनेरियो, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ डायरेक्टली हमको क्वेश्चन आंसर करने हैं। सबसे पहले बोल रहा है अबव केस में व्हाट शुड बी द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, क्या हमें क्या नेक्स्ट क्या करना है ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर्स एज एन ऑडिटर व्हेन द ऑडिटर, जब हमें ऐसा लगता है कि रीजन फॉर मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू डेटर्स इज अनरीजनेबल, मतलब हमने उनको बोला होगा कि भाई डेटर्स को हमें कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने दो, लेकिन मैनेजमेंट ने मना कर दिया और जो रीजन दे रहे वो लोग वो अनरीजनेबल है एंड हम रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहे फ्रॉम अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमने अल्टरनेटिव करके देखा नहीं, हमने अल्टरनेटिव करके देखा लेकिन फिर भी हम रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या कि हमें मैटर कम्युनिकेट करना है टीसीडब्ल्यूजी को कि भाई मैनेजमेंट आपकी शैतान है, वो हमें कंफर्मेशन भेजने नहीं दे रही है एंड हमें ऑडिटर्स के ओपिनियन पे भी इंप्लीकेशन देखना पड़ेगा एज पर एस 705। ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या पीक्यूआरएन कंपनी क्या ऑडिटर को एदर करना है टू ओपिनियन फॉर्मुलेटेड बाय पीकेएन कंपनी एंड एक्सवाईजेड कंपनी और एक्सप्लोर अल्टरनेटिव ऑप्शंस। इसका मतलब क्या, यहाँ पे ऐसा कुछ समझ सकते हो आप कि भाई पीकेएन कंपनी एंड एक्सवाईजेड कंपनी ने बोला कि भाई ये वाला ओपिनियन दे दो और पीक्यूआर कंपनी बोल रही है भाई नहीं ये वाला ओपिनियन देना चाहिए हमको। अब ये एन कंपनी मतलब ये सारे ऑडिटर्स की बात हो रही है, तो अगर मतलब ये बेसिकली ज्वाइंट ऑडिटर्स का केस चल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आप नीचे ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पीक्यूआर कंपनी विल हैव टू गो विद द ओपिनियन फॉर्म्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द ऑडिटर्स। अब ऐसा अगर ज्वाइंट ऑडिट अगर आपका याद आ रहा हो ऐसे 299, अगर पीक्यूआरएन कंपनी चाहे तो वो खुद का सेपरेट ओपिनियन दे सकती है, पीकेएन एक्सवाईजेड कंपनी चाहे तो वो खुद का सेपरेट ओपिनियन भी दे सकते हैं अलग अलग रिपोर्ट्स में, बस उनको अदर मैटर पैराग्राफ में बताना पड़ेगा कि भाई दूसरे की रिपोर्ट भी देख लो। ठीक है, तो वो बाउंड नहीं है मेजॉरिटी ऑफ द ऑडिटर्स से। पीक्यूआर कंपनी हैज डिस्क्रिशन, उसकी मर्जी है, अगर वो चाहे तो डिस्टिंक्ट ऑडिट रिपोर्ट इंडिपेंडेंटली भी दे सकती है, बस उसको अदर मैटर पैराग्राफ में बताना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए ऑन पार्ट ऑफ ऑडिटर व्हेन दे फाउंड मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो एक्यूरेटली अकाउंटेड भी नहीं हुआ है, प्रेजेंटेड भी नहीं हुआ है, डिस्क्लोज भी नहीं हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करंट ईयर के, मतलब बेसिकली उनको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल गया तो उनको क्या करना चाहिए। जेएमआरएन कंपनी को एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन करना चाहिए, फिर एडवर्स ओपिनियन करना चाहिए, एक्सप्रेस, मतलब बेसिकली सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो वो बोल रहे थे कि भाई आपको कौन सा ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहिए अगर आपको मटेरियल स्टेटमेंट मिल जाए, तो हमें यही बताना है कि हमें भाई या तो एडवर्स कर लो या फिर क्वालिफाइड कर लो, जैसा आपको मिले, परवेसिव मिले या फिर नहीं मिले उसके हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊपर वाले सिनेरियो में, डज कारो अप्लाई टू एक्सवाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड एसोसिएट ऑफ एबीसी लिमिटेड कंपनी। मतलब एबीसी लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी, अब पब्लिक कंपनी की कोई एसोसिएट है एक्सवाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्या उस पे कारो एप्लीकेबल होगा। आप बोलोगे हाँ सर मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वहां पे था सब्सिडरी, यहाँ पे है एसोसिएट। इसका मतलब क्या, ये प्राइवेट कंपनी ही मानी जाएगी, इसको हम पब्लिक कंपनी नहीं मानेंगे। ठीक है, तो मतलब इस पे कारो एप्लीकेबल नहीं है। और ऊपर एक बार मैं आपको उसके फिगर्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका आप टर्नओवर देखिए, एक्सवाई प्राइवेट लिमिटेड की बात हो रही है, यहाँ पे टर्नओवर देखेंगे तो 440 करोड़ से कम है और पेड अप शेयर कैपिटल देखेंगे तो 4 करोड़ से कम है इसमें, इसलिए इस पे ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे द कारो डज नॉट अप्लाई टू द कंपनी एज पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 करोड़। ठीक है, यस सर। Auditor of XY Private Limited shall mention the fact that financial statements for prior period were audited by another auditor। अब prior period के financial statements another auditor ने audit किए थे, ये हम कौन से पैराग्राफ में मेंशन करते हैं, other matter पैराग्राफ में मेंशन करते हैं। तो वही यहीं पे पूछा है कौन से पैराग्राफ में हमें मेंशन करना है। ठीक है सर, यस सर, ये आपके आंसर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 24 के बारे में। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड, 3 और 2 से रिलेटेड हमें यहाँ पे केस सिनेरियो पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, बाकी हम शायद डायरेक्टली कर सकते हैं। यस, तो ये बोल रहा है which thread will be created if CA super, अगर CA super सर्व करता है for a long period of time, तो कौन सा थ्रेड लगता है। अगर हमने एक ही जगह पे ज्यादा टाइम के लिए सर्व कर लिया तो कौन सा थ्रेड लगता है, सब फैमिलियरिटी थ्रेड लग जाता है, क्योंकि वो हमारी फैमिली बन जाते हैं अगर हम ज्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड कर लेते हैं तो। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, स्पेसिफिकली इन दिस एंगेजमेंट, इस एंगेजमेंट में CA डूपर explain that he has rich experience, उसके पास rich experience है in handling direct and indirect tax matters and was selected by CA super, there was no formal letter confirming his selection as EQCR। मतलब CA डूपर जो है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे ना, CA डूपर, ये है CA डूपर द EQCR, मतलब EQCR को अपॉइंट किया गया था, was selected by CA super। अब CA super अगर आप देखेंगे ना, ये CA सुपर जो है वो एंगेजमेंट इंचार्ज है, एंगेजमेंट पार्टनर है, बेसिकली आप ऐसा कह सकते हैं। तो एंगेजमेंट पार्टनर ने EQCR को अपॉइंट किया, क्या EQCR के इंडिपेंडेंस रह पाएगी, क्या EQCR अच्छे से रिव्यू कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि एंगेजमेंट पार्टनर खुद ही उसको अपॉइंट कर रहा है। ऐसा कभी होना चाहिए किसी फर्म में, ऐसा होना चाहिए कि भाई मेरा रिव्यूअर मैं खुद ही अपॉइंट कर रहा हूँ कि अच्छा तू मुझे रिव्यू कर सकता है, ऐसा थोड़ी होगा भाई। ठीक है, और यहाँ पे तो कोई फॉर्मल लेटर भी नहीं बनाया इन्होंने कंफर्मिंग एंगेजमेंट, कंफर्मिंग EQCR का।
तो वेदर द सिलेक्शन ऑफ EQCR इज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ SQC1, नहीं भाई, एंगेजमेंट पार्टनर कैसे सिलेक्ट करेगा? नो, द EQCR ऑब्जेक्टिविटी कुड नॉट बी मेंटेन सिंस इट वाज सिलेक्टेड बाय एंगेजमेंट पार्टनर एंड मेड डिसीजंस फॉर द एंगेजमेंट टीम, और वो डिसीजंस भी करता था, थोड़े पूरे केस में ऐसा लिखा हुआ है कि वो डिसीजंस भी लेता था एंगेजमेंट टीम के लिए, तो उसकी कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, इसलिए ये एज पर SQC1 नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्या बोल रहा है? He also explained that he has already completed 7 years as engagement partner and has decided to continue as an engagement partner for next year as well. भाई ये लिस्टेड कंपनी, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, इंक्लूडिंग लिस्टेड कंपनीज, द फर्म ऑफ ऑफिसेज, यहाँ पे हमारे बात हो रही है इंस्पेक्शन ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंक्लूडेड द रेलेवेंट इंक्लूड। अब इसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है। अगर ये लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है तो हम एज एन एंगेजमेंट पार्टनर कब तक रह सकते हैं? 7 ईयर्स तक, मैक्सिमम 7 ईयर्स तक। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम 7 ईयर्स तो रह गए, हम चाह रहे हैं कि हम और एक और साल एक्स्ट्रा रह पाए, एक और साल और एक्स्ट्रा रह जाएं। तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आप लिस्टेड कंपनी में सिर्फ 7 ईयर्स तक रह सकते हो। नो एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ लिस्टेड कंपनी कैन नॉट सर्व फॉर मोर देन 7 ईयर्स। ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द रिव्यूअर मतलब यहाँ पे EQCR की बात हो रही है। EQCR बोल रहा है कि ऑडिट ओपिनियन इंटरनल कंट्रोल्स अंडर सेक्शन 143(3) है, जो हमने ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स में पढ़ा था, वो वाला जो इंटरनल कंट्रोल्स का ओपिनियन है, शुड हैव बीन मॉडिफाइड एज मटेरियल वीकनेस एग्जिस्टेड इन कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में मतलब प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन में कुछ मटेरियल वीकनेसेस थी, इसलिए हमें इंटरनल कंट्रोल्स पे हमारा ओपिनियन जो है वो मॉडिफाई कर देना चाहिए। क्या हम एग्री करते हैं रिव्यूअर से? हाँ। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन पे हम ओपिनियन देते हैं, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को हम इंक्लूड करते हैं हमारे ओपिनियन पे, तो अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो हमारे ओपिनियन को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, यस, रीस्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन ड्यू टू एरर इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ मटेरियल वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल्स। ऑल्सो रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल्स आर नॉट करेक्टेड बाय द एंड ऑफ द ईयर, और ये जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो उन्होंने करेक्ट भी नहीं किया बाय द एंड ऑफ द ईयर, इसलिए हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा अपना ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है सर, यस सर, क्योंकि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर होता है, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, यस सर। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है बेसिकली हमारे पास्ट ईयर की है, कॉरेस्पॉन्डिंग और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों उसमें आ जाता है, लेकिन ये कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। Whether CA Super should consider the board report or not, as the audit report was already issued। मतलब ये बोल रहा है बोर्ड रिपोर्ट को हमें कंसीडर करना चाहिए, हमने तो ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी इशू कर दिया। अब बोर्ड रिपोर्ट मतलब यहाँ पे बात हो रही है अदर इंफॉर्मेशन की। तो आप बताइए, अगर आपने ऑलरेडी ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी है तो क्या आप अदर इंफॉर्मेशन कंसिडर करेंगे? हाँ करेंगे, एज पर ऐसे 720 हम अदर इंफॉर्मेशन भी कंसिडर करेंगे। ये हमने ऐसे 720 में पढ़ा हुआ है, भले ऑलरेडी ऑडिट रिपोर्ट इशू हो गई फिर भी हमें अदर इंफॉर्मेशन कंसिडर करनी पड़ती है। तो बोर्ड रिपोर्ट शुड बी कंसिडर सिंस ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इंफॉर्मेशन इज यूनिफॉर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट ऑफ अवेलेबिलिटी। मतलब कभी भी वो अवेलेबल हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें उसको चेक करना पड़ता है, हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि हम अदर इंफॉर्मेशन को चेक करें, मतलब बोर्ड रिपोर्ट को भी हमें चेक करना पड़ेगा। ये है आपके आंसर्स। ठीक है सर, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 25 के बारे में। बस बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, मैं बता रहा हूँ, 3-4 तो आपके रिपीटेड ही होंगे इसके बाद वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पढ़ना है एंड क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पढ़ना है, मतलब 3 के लिए नहीं पढ़ना है। तो 1 के लिए एक बार देख लेते क्या पढ़ना है। दार्जिलिंग टी जो है हमारा कैश जनरेटिंग यूनिट है, चाय लिमिटेड, सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी हमारी चाय लिमिटेड, उसमें से जो दार्जिलिंग टी है वो हमारा कैश जनरेटिंग यूनिट है। कैश जनरेटिंग यूनिट आपको ज्यादा अच्छे से समझने की जरूरत नहीं है, अगर आपने एफआर किया हुआ है तो आपको और अच्छे समझ में आ गया होगा। दिस यूनिट जनरेट्स नेगेटिव कैश फ्लो, इसमें नेगेटिव कैश फ्लो हमारे जनरेटेड हो रहे हैं एंड एक्सपेक्टेड फ्यूचर में भी ऐसा एक्सपेक्टेड है कि भाई हमारे नेगेटिव कैश फ्लो होंगे यहाँ से। अकॉर्डिंगली हमें इसको इंपेयर करना पड़ेगा, सीजीओ को हमें इंपेयर करना पड़ेगा। अब ये सारी बातें ना आपको एफआर अगर आपने किया होगा उसमें ये आपने सारी बातें अच्छे से समझी होंगी इंपेयरमेंट वाले इंडेक्स में। ठीक है, तो उसको हमें इंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन जो कैश फ्लो प्रोजेक्शन है ना उसमें फैब्रिकेटेड था, मतलब उसको हमने अल्टर कर दिया टू अवॉइड रिकॉग्निशन ऑफ इंपेयरमेंट एक्सपेंसेस इन प्रीवियस ईयर, ताकि हम इंपेयरमेंट एक्सपेंसेस को अवॉइड कर सके प्रीवियस ईयर में। मतलब बेसिकली हमने इंपेयरमेंट एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, जबकि हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए था क्योंकि वहां से नेगेटिव कैश फ्लो आने वाला है। ठीक है, देयर वाज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्टिव मैनेजमेंट एंड ऑडिटर, एंड इसी से रिलेटेड ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में डिसएग्रीमेंट हो गया। द ऑडिटर इन ऑडिट रिपोर्ट अंडर कंपनीज एक्ट इशूड अ क्वालिफाइड ओपिनियन, ऑडिटर ने अपनी क्वालिफाइड ओपिनियन दे दी स्टेटिंग दैट इंपेयरमेंट लॉस वाज अंडर रिकॉर्डेड, बोला कि भाई इंपेयरमेंट लॉस इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया है। फ्रॉम द कंस्ट्रक्ट द ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर स्टेटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट एक्सपेंस वुड रिड्यूस द कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बाय 1%। मतलब ये बोल रहा है कि भाई देखो सिंपल सीधी सी बात है, इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट करना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। अब अगर मैं इसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखूं, अगर मैं इसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो अगर ये इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड हुआ होता तो
हमारा कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1% से कम होता, नेट टोटल एसेट्स 0.5% से कम होते एंड नेटवर्थ 2% से कम होती। अब आप मुझे बताइए 1%, 0.5%, 2% क्या ये हमारे लिए मटेरियल है? नहीं है। मतलब ये चाय लिमिटेड के लिए तो मटेरियल है, जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है ना, इसके लिए मटेरियल है, लेकिन एज अ कंसोलिडेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए मटेरियल नहीं है, क्योंकि 1%, 0.5%, 2% जितना है, ठीक है। तो ये एज अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए मटेरियल नहीं है। तो ये पूछेगा महेश एंड राजेश एलएलपी, मतलब ऑडिटर्स ने कंसीडर किया क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर ऑफ चाय लिमिटेड, उसने मतलब जो सब्सिडरी के ऑडिटर ने जो क्वालिफिकेशन किया उसको हमने कंसीडर किया एंड कंक्लूड किया कि ऑडिट ओपिनियन ऑन सीएफएस ऑफ ग्रुप शुड बी, एंड वो क्या कंक्लूड करेंगे कि सीएफएस पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो हम ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं उसका ओपिनियन क्या होगा? अनमॉडिफाइड, क्योंकि इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट इज नॉट मटेरियल टू द ग्रुप, क्योंकि ये ग्रुप के लिए मटेरियल नहीं है। सब्सिडरी के लिए मटेरियल है ये मैंने माना, लेकिन ग्रुप के लिए मटेरियल नहीं है। 1%, 0.5, 2% से हमें फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है, इसलिए हमारे लिए मटेरियल नहीं है, इसलिए हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। ठीक है सर? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आफ्टर 5 मंथ्स, 5 मंथ्स के बाद मुकेश एंड रफी एलएलपी, मतलब जो ऑडिटर्स थे, उन्होंने ईमेल भेजा प्रीवियस ऑडिटर को, मतलब 5 महीने के बाद, अपॉइंटमेंट के 5 महीने के बाद, एज अ प्रोफेशनल कर्टसी, वाह, एज अ प्रोफेशनल कर्टसी आपने ईमेल भेजा है प्रीवियस ऑडिटर को स्टेटिंग दैट कि हमारा अपॉइंटमेंट हो गया है, और प्रीवियस ऑडिटर ने रिप्लाई किया रिसीव्ड। वाह, प्रीवियस ऑडिटर ने सिर्फ रिसीव्ड ऐसा सिर्फ इतना लिख के रिप्लाई कर दिया। मतलब एक तो आपकी गलती है कि आपने 5 महीने के बाद भेजा आपको, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, आपको प्रीवियस बिफोर अपॉइंटमेंट भेजना चाहिए था, आपने 5 महीने के बाद भेजा। इस महेश एंड राजेश एलएलपी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? यस, बेसिकली ऑब्वियसली, क्योंकि आपको प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करना चाहिए था, आपने वो कम्युनिकेट नहीं किया है, तो आप अंडर सेक्शन, अंडर क्लॉज, कौन सा क्लॉज लगेगा यहाँ पे आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है, कमेंट में लिख के बताइए यहाँ पे कौन सा क्लॉज लगेगा, कौन से क्लॉज में हम गिल्टी माने जाएंगे कि हमने प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट नहीं किया है, ठीक है। यस, तो महेश एंड राजेश गिल्टी हो जाएंगे मिसकंडक्ट में, एंड क्योंकि एज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल कर्टसी शुड हैव कम्युनिकेटेड टू ऑडिटर वाया मेल बिफोर एक्सेप्टिंग सच अपॉइंटमेंट, बिफोर एक्सेप्टिंग अपॉइंटमेंट आपको कम्युनिकेट करना था, लेकिन आपने 5 महीने के बाद किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मैनेजमेंट जो है पेरेंट कंपनी की, उसने रिकंसाइल किया अपना बैलेंसेस विद कस्टमर्स एंड वेंडर्स एट इंटरिम पीरियड, इंटरिम पीरियड उसने बोला कि चलो रिकंसाइल कर लेते हैं हमारे बैलेंसेस विद कस्टमर्स एंड वेंडर्स, ठीक है। और उसने महेश एंड राजेश जो हमारे ऑडिटर्स थे, उन्होंने भी इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट भेजा कस्टमर्स ऑफ बैलेंसेस को, कस्टमर्स ऑफ वेंडर्स को उनके बैलेंसेस कंफर्म करने के लिए, ठीक है। और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट यहाँ पे लो था, तो इसलिए हमने टॉप 15 पार्टीज को सिलेक्ट किया, जो 5% ऑफ कस्टमर्स आते हैं इसके अंदर और 7% ऑफ वेंडर्स आते हैं। तो क्या ये हमारा सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी अप्रोप्रिएट है या नहीं है? इसका मतलब हमने क्या किया, जो टॉप 15 बड़े बड़े पार्टीज थे ना, 15 बड़े बड़े पार्टीज थे, उनको सिलेक्ट किया। अब ये सही कब होता? जब ये 80 या फिर 90% कवर कर लेते हैं हमारे पूरे वेंडर्स और कस्टमर्स को, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये 5% कवर कर पा रहे हैं, सिर्फ 7% कवर कर पा रहे हैं, बाकी 95%, बाकी 93% तो हमने कवर किए ही नहीं। तो ये सैम्पलिंग गलत है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल चांस नहीं है सिलेक्शन का सबका। इन अप्रोप्रिएट सैंपल साइज अपीयर्स टू बी इनसफिशिएंट, बहुत कम सैंपल साइज, सिर्फ 5%, सिर्फ 7% हमारा सैंपल साइज। एंड मेथड्स ऑफ सैंपल सिलेक्शन डज नॉट अलाउ ईच आइटम इन पॉपुलेशन और चांस ऑफ सिलेक्शन, हम सबको सिलेक्ट करें ऐसा कोई चांस नहीं है हमारे पास, हम सिर्फ टॉप 15 को ही सिलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे गलत है, ठीक है सर? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या बोल रहा है? मिस्टी फिल्सन कंपनी जो हमारी पेरेंट कंपनी है, वो परचेज करती है म्यूजिक राइट्स फ्रॉम गाना लिमिटेड, ठीक है, जो अप्रोक्सीमेटली हमारे 20 करोड़ पर एनम के, 20 करोड़ पर एनम के हम उनसे म्यूजिक राइट परचेज करते हैं। गाना लिमिटेड जो है वो कंट्रोल किए जा रही है मिस्टर किशोर कुमार जो है वो गाना लिमिटेड को कंट्रोल करते हैं बेसिकली, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर में हमने उनको एडवांस दिया था 50 करोड़ का, हम उनसे एनुअली परचेज करते हैं 20 करोड़ का, लेकिन हमने उनको एडवांस दे दिया 50 करोड़ का फॉर द परचेज ऑफ म्यूजिक राइट, और जो भी अमाउंट हमारा रिमेनिंग अनएडजस्टेड होगा एट द एंड ऑफ द ईयर वो हमें रीपे करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स। भाई ऐसा बिजनेस आपने देखा है? आप जहां से पैसे, आप जहां से अपना माल खरीद रहे हो, माल मतलब ये अपना जो गुड्स खरीद रहे हो, यहाँ पे हम सर्विसेज की बात करेंगे, म्यूजिक राइट्स है, तो आप जहां से भी अपने म्यूजिक राइट्स खरीद रहे हो, आप पहले तो 20 करोड़ के खरीदते हो पूरे साल में, फिर लेकिन आप उनको एडवांस दे देते हो 50 करोड़ का, और बोलते हो कि भाई अगर आप तूने 20 साल, मतलब सपोज इस साल तूने मुझे 20 करोड़ रुपए का म्यूजिक राइट बेच दिया, तो तेरे जो 30 करोड़ रुपए बचे ना, जो तू मुझे वापस करेगा, वो वापस तो मुझे 5 साल के बाद कर देना। वाह वाह, अलग ही दोस्ती चल रही है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो बोला 5 साल में कर देना, और एडवांस अमाउंट जो है वो हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट है टू द एक्सपेक्टेड परचेज अमाउंट, क्योंकि एक्सपेक्टेड परचेज अमाउंट हमारा 20 करोड़ ही होता है, और हमने 50 करोड़ का एडवांस दे रखा है, ठीक है। और क्रेडिट पीरियड जो हमने दिया है वो इज नॉट इन लाइन विद नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, मतलब जो हम नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स देते हैं ना बाकी लोगों को,
उसके लाइन में नहीं है वो क्रेडिट टर्म्स, मतलब 5 साल तो बहुत ही ज्यादा है जो हम बाकी लोगों को देते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन से पता चला ना कि जो हमने एडवांस दिया था वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए दिया था गाना लिमिटेड को। हमने कोई फालतू में एडवांस नहीं दिया था, गाना लिमिटेड की हालत खराब थी तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमने उसको एडवांस दिया था। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर INR 30 करोड़ रिमेन अनएडजस्टेड, वही 30 करोड़ तो हमें मिलने वाले थे एट द एंड ऑफ द ईयर। नो इंटरेस्ट वाज चार्ज ऑन द अनएडजस्टेड अमाउंट, और 30 करोड़ पे हमने कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं किया। भाई साहब क्या दोस्ती है, आप देख रहे हैं। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा वैसे यार, क्वेश्चन क्या बन रहा है इस पे, वुड द एडवांस फॉर परचेजिंग म्यूजिक कॉपीराइट्स, मतलब ये जो एडवांस है टू द एक्सटेंट रिमेनिंग अनएडजस्टेड, मतलब ये जो 30 करोड़ वाला एडवांस है, क्या हमें इसको रिपोर्ट करना चाहिए अंडर सेक्शन 33 अंडर क्लॉज 33, बेसिकली अंडर क्लॉज 3 ऑफ कारो 2020, मतलब हमारा ग्रांटिंग ऑफ लोन्स वाला था, लोन्स इन्वेस्टमेंट्स जो भी हमारा प्रोवाइडिंग ऑफ सिक्योरिटी गारंटी वो वाला था, उसमें हमें रिपोर्ट करना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें एडवांस भी आता है। एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन को भी आपको रिपोर्ट करना पड़ता है कारो में। अगर आप ट्रेड एडवांस दे रहे हो, मतलब बेसिकली जो आपका रोज वाला एडवांस होता है वो होता है तो ठीक है, लेकिन ये तो आपका स्पेशल एडवांस है, या फाइनेंशियल सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन को सपोर्ट करने के लिए दे रहे हैं, विदाउट इंटरेस्ट दे रहे हैं, नॉर्मल क्रेडिट पीरियड से ज्यादा दे रहे हैं, इसलिए आपको ये कारों में भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। यस, ठीक है। द इंटेंट वाज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, नॉट परचेज गुड्स, द अमाउंट ऑफ एडवांस एंड सेटलमेंट पीरियड आर एक्सेसिव एंड नॉट एज पर नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस एंड इट इज रिपोर्टेड एज एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन। ठीक है, यस सर, ये था आपका आंसर। अब ये केस सिनेरियो 26 जो आपका सेम है केस सिनेरियो 13 है, ठीक है, जो पर हमने केस सिनेरियो 13 पढ़ा वही उन्होंने केस सिनेरियो 26 में रिपीट कर दिया, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर केस सिनेरियो 27 के, बस एक दो आपके रह गए, एक या दो रह गए, बाकी सारे आपके रिपीट होने वाले। ठीक है, तो 27 की बात करते हैं, इसमें भी आपको ये सारा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं काइंडली गाइड मिस्टर विनीत। अब ये जो मैंने ना यहाँ पे ना ये हाईलाइटेड है ना, ये हाईलाइटेड आपके आंसर्स है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जब आपका नया वाला जब मैं आपको ये अपलोड करके दूंगा ना, तो मैं ये वाला हाईलाइट भी जो है वो हटा दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली खुद से भी इवेलुएट कर पाए, और यहाँ पे नीचे आपके आंसर्स जो है वो दिए हुए होंगे, तो मैं हाईलाइट भी यहाँ पे हटा दूंगा, आपको टेंशन मत लेंगे। एक बार मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, ऊपर से मैंने आपको बोला ना एक दो केस स्टडी बचे, तो 28 वाला तो आपका रिपीटेड है, केस सिनेरियो 23 से 29 अपन कर लेंगे, और जो आपका 30 है वो भी रिपीटेड है। कहाँ गया ये रहा आपका 30 जो है वो केस सिनेरियो 22 से रिपीटेड है। ठीक है, तो आपका बस दो ही केस सिनेरियो बचे, बहुत जल्दी हम ये केस सिनेरियो खत्म करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सर शुरू करते हैं। हमारे यहाँ से वो बोल रहा है मिस्टर विनीत को गाइड कीजिए रिगार्डिंग एरियाज where he may need to report absence of internal audit function in the company audit report, मतलब जब आपके कंपनी में इंटरनल ऑडिट फंक्शन नहीं है तब आपको कहां पे रिपोर्ट करना पड़ता है। आपको याद आ रहा होगा कारो का क्लॉज नंबर 14, वहां पे हमें बताना पड़ता है कि क्या कंपनी ने इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, और अगर है तो क्या हम उसके रिपोर्ट को कंसिडर कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कारो 14 में बताना पड़ेगा कि कंपनी के इंटरनल ऑडिट फंक्शन नहीं है। दूसरा, मिस्टर विनीत ने रिपोर्ट किया अंडर क्लॉज 3AA ऑफ एनबीएफसी के जो भी डायरेक्शंस होते हैं, दैट गोल्ड डिपॉजिट लिमिटेड इज नॉट एलिजिबल टू होल्ड COR, कि भाई उसको COR सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होल्ड करने के लिए वो एलिजिबल नहीं है अंडर सेक्शन 45IA, एज ड्यूरिंग द ईयर NOF went below the minimum required limits, मतलब ड्यूरिंग द ईयर उसका जो नेट ओन फंड था वो मिनिमम रिक्वायर्ड लिमिट्स के नीचे चला गया। मिनिमम रिक्वायर्ड लिमिट्स एज पर ICAI कितनी है अभी के लिए 2 करोड़, तो 2 करोड़ से नीचे चला गया, इसलिए वो NOF होल्ड मतलब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होल्ड करने के लायक नहीं है। जबकि मैनेजमेंट ऑफ NBFC बोलती है कि भाई जो सर्टिफिकेट है पर्टेनिंग टू NOF नेट ओन फंड्स फ्रॉम द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, वो हम सिर्फ एज दैट 31 मार्च देखते हैं, ड्यूरिंग द ईयर नहीं देखते हैं। तो अब आप बताओ कौन सही है। मैंने आपको बताया था कि हम जो सर्टिफिकेट देते हैं एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर वो 31 मार्च के पोजीशन को देख के देते हैं। ड्यूरिंग द ईयर अगर 2 करोड़ से कम हो जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता, जबकि यहाँ पे ऑडिटर ने उल्टा किया, उसने ड्यूरिंग द ईयर कम हो गया तो उसने सर्टिफिकेट दे दिया कि आप नहीं कर सकते सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होल्ड, जबकि ये गलत है। मैनेजमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए हम बोलेंगे कि एवरी एनबीएफसी शुड सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिटर कि भाई वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होल्ड करने के लायक है या नहीं है, एंड वो जो पोजीशन देखेगा वो देखेगा एज अ 31 मार्च। ड्यूरिंग द ईयर से हमें फर्क नहीं पड़ता, तो एज अ 31 मार्च हम देखेंगे कि 2 करोड़ जितना है या नहीं है। ठीक है सर, यस सर, ये मैंने आपको ऊपर बताया था कि आने वाला नीचे और ये आ गया। ठीक है, यस सर। फिर बात करते हैं हमारा जो ऑडिटर है वो हाईलाइट करता है मैटर विद रिस्पेक्ट टू एब्सेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। वो हाईलाइट करना चाहता है कि भाई कंपनी में इंटरनल ऑडिट फंक्शन नहीं है उसकी ऑडिट रिपोर्ट में अंडर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में बोल रहा है कि मैं हाईलाइट कर दूंगा कि आपके यहाँ पे ना इंटरनल ऑडिट फंक्शन नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट बोल रही है ना कि ऑडिट पार्टनर का कोई राइट नहीं है ऐसा कोई मैटर डिस्क्लोज करने के लिए उसके ऑडिट रिपोर्ट में।
ठीक है, और मैनेजमेंट आपका राइट ही नहीं है, आप ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि हमारे पास इंटरनल ऑडिटर नहीं है। एंड ऑडिट टीम हैड नॉट आइडेंटिफाई एनी मटेरियल एविडेंस व्हिच कुड इंपैक्ट द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर। ऑडिट टीम के पास ऐसा कुछ है भी नहीं कि वो कोई मॉडिफाइड ओपिनियन दे बेसिकली। तो हमें गाइड करना है कि वेदर ये ईओएम पैरा में जो इंक्लूड करना चाह रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं है। तो बेसिकली देखो, सबसे पहली बात, ईओएम पैरा में हम सिर्फ वो मैटर रेफर करते हैं जो एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, राइट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑलरेडी प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज है, सिर्फ वही मैटर्स हम ईओएम पैरा में डाल सकते हैं, ठीक है। इन द ऑडिटर जजमेंट जो सफिशिएंट है फंडामेंटल यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो तो ठीक है, वो तो अलग बात है। लेकिन रिपोर्टिंग ऑफ ईओएम इनकरेक्ट है भाई, आप ईओएम में इसको रिपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज नहीं है कि कंपनी के पास इंटरनल ऑडिट फंक्शन नहीं है, तो आप ईओएम पैरा में नहीं डाल सकते हो, ठीक है सर। यस सर, ये इनकरेक्ट है और ये आपके आंसर्स हो गए। केस सिनेरियो 28 जो है हमारा 23 से रिपीटेड है, आप ऊपर देखेंगे 23 वही हमारा 28 है, ठीक है। लास्ट में हमारा जो 30 है वो भी रिपीटेड है, वो हमारा रिपीटेड है केस सिनेरियो नंबर 22 से, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट केस सिनेरियो में आ गया हमारा केस सिनेरियो नंबर 29। आई होप आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा और मेरी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि मैं बोलते बोलते बहुत थक गया हूं। एंड बस ये लास्ट केस सिनेरियो है हमारा, इसके बाद सब खत्म हो जाएगा। सब तो खत्म नहीं होगा, इसके बाद और भी वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। लेकिन अगर आपको एमसीक्यू का वीडियो चाहिए इसी स्पीड के साथ, इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको एमसीक्यू का वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है सर। चलिए शुरू करते हैं हमारा केस सिनेरियो नंबर 29। ये बहुत हो गया, आप चलो ठीक है, वो ऐसे क्या एनर्जी लाने के लिए मैंने इतना जोर जोर से बोला, लेकिन हाँ चलो अब ये शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ से देखना है, क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, बाकी सब हमारा ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, अपॉन हियरिंग अबाउट द एफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एमएन एसोसिएट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मतलब एमएन एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। एक्सवाईजेड कोऑपरेटिव सोसाइटी, XYZ कोऑपरेटिव सोसाइटी ने उनको अप्रोच किया कि आप हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन जाओ, और फर्म ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि मैं आपसे फीस चार्ज करूंगा, एक तो परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट पे, या फिर 501 शगुन के रुपए चार्ज करूंगा, या फिर परसेंटेज नेट प्रॉफिट का चार्ज करूंगा। अब आपको इससे याद आ रहा होगा हमारा प्रोफेशनल एथिक्स का क्लॉज कि आप परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के केसेस में आप परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑप्शन कैन बी अडॉप्टेड बाय एमएन एसोसिएट्स, भाई दोनों ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हो, या तो आप परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज कर लो, या तो आप फिक्स बेसिस पे फीस चार्ज कर लो, आपकी मर्जी है। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, आइदर 1 और 2, ठीक है सर। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। एमएन एसोसिएट्स ने डायरेक्ट असिस्टेंस लिया हमारे इंटरनल ऑडिटर से और बोला कि बताओ क्या वो परमिटेड है ये डायरेक्ट असिस्टेंस लेने के लिए। तो हम ऐसा बताएंगे कि एमएन एसोसिएट्स डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसने जो डायरेक्ट असिस्टेंस लिया है ना, वो लिया है फॉर इवेल्युएटिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। कुछ भी सिग्निफिकेंट जजमेंट वाला काम है तो आप उसके लिए डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते, वो काम आपको खुद करना पड़ता है, ठीक है सर। यस सर। लेकिन आप डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हो फॉर असेंबलिंग इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन को असेंबल करने के लिए, यहां से इंफॉर्मेशन निकाल के एक जगह पे असेंबल करने के लिए, उसके लिए आप डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हो। लेकिन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के लिए आप डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते हो, ठीक है सर। यस सर। इसलिए ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या बोल रहा है ये, CAN ने प्रोवाइड किया मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड किए क्लाइंट को। CAN वाज आल्सो अवार्डेड बेस्ट स्पीकर ऑफ द ईयर, उसको मिला बेस्ट स्पीकर ऑफ द ईयर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। एंड उसने अपनी ये पोस्ट, अपनी ये जो फ्रेम्ड फोटोग्राफ है, मतलब वो जो ट्रॉफी के साथ जो फोटोग्राफ है, वो अपनी वेबसाइट के पास डाल दी, वेबसाइट पे अपलोड कर दी। अब एक बात आपको याद आ रही होगी, जब हमने वेबसाइट गाइडलाइंस पढ़ी थी तब उसमें ये पढ़ा था कि आप फोटो डाल सकते हैं, लेकिन वो फोटो आपकी होनी चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो, आप ऐसे फ्रेम्ड फोटो नहीं डाल सकते। तो ये गिल्टी हो जाएगा। कौन से क्लॉज में गिल्टी होगा? क्लॉज नंबर 7 में। क्या 7 में सर? 6 में गिल्टी होगा सर। हाँ 6 में गिल्टी होगा, पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, ठीक है। यस सर। लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा, बिफोर साइनिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, CAM ने भेजा रजिस्टर्ड पोस्ट टू प्रीवियस ऑडिटर। प्रीवियस ऑडिटर को आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है ना, तो टैक्स ऑडिटर रिपोर्ट साइन करने से पहले आपने प्रीवियस ऑडिटर को भेजा, आपका रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा और उसका पोस्टल एक्नॉलेजमेंट ले लिया। अब बताओ आप गिल्टी होगे कि नहीं होंगे? मैंने आपको बोला था आपको रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू के साथ भेजना है, ठीक है। आप ऐसे सिंपल पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट से नहीं भेज सकते हो, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग से नहीं भेज सकते हो। तो यहाँ पे ये गिल्टी हो जाएगा अंडर क्लॉज 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। क्लॉज 8 जो ऊपर में आपसे आंसर पूछ रहा था, उसका आंसर ये है कि प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करने का, उसका क्लॉज है क्लॉज 8 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल।
CAM गिल्टी हो जाएगा क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया टैक्स ऑडिट विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विद प्रीवियस ऑडिटर इन राइटिंग। एक तो पहली बात तो ये आपने जो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा वो गलत है, एंड दूसरा आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले बोला, आपने टैक्स ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट करने से पहले नहीं बोला, आपने पूरा काम कर लिया उसके बाद रिपोर्ट साइन करने से पहले आप प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वैसे ही आप गिल्टी हो, भले आप किसी से भी कर लो, रजिस्टर्ड पोस्ट से कर लो, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से कर लो, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझे? यस सर, ये था हमारा पूरा का पूरा 30 के 30 इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो, जिसमें मैंने आपको एकदम बताया कि भाई जो केस सिनेरियो मैंने कवर नहीं किया वो कहां पे रिपीटेड थे, ताकि आप वहां पे जाके चेक कर पाएं। ठीक है, ये मैं आपको अलग से हाईलाइट करके वापस से बता रहा हूँ कि मैंने आपको सब कुछ बताया एकदम एक 1 2 3 पूरा एकदम। आप चाहे तो आप बीओएस पोर्टल पे जाके इसको चेक करना चाहते हो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना यार, इतना टाइम तो मत वेस्ट करना अपना। ये मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आप जाके ले सकते हैं। बुक्स और टेस्ट सीरीज के लिए आप नीचे मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं ankushsharmaclasses.com, वहां पे आपको अच्छे से मिल जाएगी सारी चीजें। एंड बस अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट हम रखते हैं 250 लाइक्स का, मुझे पूरी उम्मीद है आप ये लाइक टारगेट जरूर अचीव करा देंगे। नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा हम सीए बनेंगे, ताकि जो भी ये वीडियो देखो उसको मोटिवेशन आ जाएगी, वो भी सीए बनेगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। एंड बस इस बार ऑडिट में एग्जामिनेशन पार बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।